नमस्कार, सभी का बहुत बहुत वेलकम है इस वीडियो में। ऑलराइट, हमारा एम इस वीडियो का है मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करना जो हमारे टर्म वन में आ रहे हैं। अब जस्ट अ स्मॉल डिस्क्लेमर बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मैं इस वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट्स इन डेप्थ एक्सप्लेन नहीं करने वाला सिंस इट्स अ रिवीजन वीडियो। मैं सारे कॉन्सेप्ट्स जल्दी जल्दी थोड़ा फास्ट पेस पे समझाऊंगा, बट नो प्रॉब्लम एट एनी पॉइंट इफ यू फील कि आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता या आप किसी कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग कॉन्फिडेंट नहीं हो या कोई कॉन्सेप्ट इन डेप्थ रिवाइज करना चाहते हो, यू कैन गो टू द ग्रे मैटर वेबसाइट और वहां पे जाके आप कोई भी कॉन्सेप्ट वीडियो आराम से कोई भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की वीडियो तसल्ली से देख सकते हो और उस कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ समझ सकते हो, बिल्कुल फ्री, बिना कोई चिंता के। ऑलराइट, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मैक्रो इकोनॉमिक्स रिवीजन। एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट्स को तसल्ली से समझते चलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चैप्टर विच इज मनी, पैसा। पैसा बहुत ही जरूरी चीज है हम सभी की लाइफ्स में। तो आज जो समझते हैं इस मनी का मतलब क्या होता है। मनी इज एनीथिंग, मनी कुछ भी है विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ फर्स्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या मतलब है, कहानी के थ्रू समझते हैं। ये कहानी है राजू की और एक बंदे सुहास की। राजू है जी कस्टमर और सुहास है एक कार का सेल्समैन, वो गाड़ियां बेचता है। तो राजू सुहास के पास जाता है एक गाड़ी खरीदने के लिए। सुहास उसको अपनी शोरूम की सबसे बढ़िया मस्त वाली गाड़ी दिखाता है। राजू को गाड़ी आ गई पसंद। राजू ने कहा मैं गाड़ी खरीद लूंगा, बहुत बढ़िया। तो राजू ने पूछा इसकी प्राइस क्या होगी। सुहास ने कहा जी ये गाड़ी आप ले जाओ, इस गाड़ी की कॉस्ट है 5 लाख रुपीज। राजू भाग के गया बैंक, उसने अपने बैंक से निकाले कुछ पैसे और उसने वो पैसे 5 लाख रुपीज लाके सुहास को दे दिए और दोनों के बीच में जो एक्सचेंज था, जो ट्रांजैक्शन थी, वो हो गई। राजू ने पैसे दे दिए और उसको बदले में गाड़ी मिल गई। अब ये थी एक सिंपल ट्रांजैक्शन जो हमारी इकोनॉमी में होती है। इसी ट्रांजैक्शन की तरह इकोनॉमी में ऐसे और हजारों करोड़ों ट्रांजैक्शन होती हैं डेली बेसिस पे। अभी जो इनके बीच में ट्रांजैक्शन हुई, ये ट्रांजैक्शन का मीडियम क्या था, इस ट्रांजैक्शन का माध्यम क्या था, मतलब ये ट्रांजैक्शन किस चीज के द्वारा हुई, इसके पीछे था ये पैसा, ये मनी। यानी कि राजू ने इस एक्सचेंज को पूरा करने के लिए कुछ पैसे दिए, कुछ मनी दिए। सो इन आर पर्टिकुलर एग्जांपल, ये जो पैसा है, ये जो रुपये के नोट्स हैं, दिस एक्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि एक्सचेंज का माध्यम। ऑल राइट, तो मनी क्या है, मनी कुछ भी है विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट, मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। इसका क्या मतलब है, जब राजू गाड़ी खरीदने गया तो सुहास ने इस गाड़ी का प्राइस यानी कि ₹5 लाख बताया। अब ये जो चीज थी, जो हमारा पर्टिकुलर प्रोडक्ट था, हमारे एग्जांपल में कार, उसकी जो वैल्यू थी वो किसके टर्म्स में मेजर हुई, वो हुई मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ रुपीज। सुहास ने उस गाड़ी की, उस प्रोडक्ट की वैल्यू किस चीज में मेजर करी, रुपीज के फॉर्म में। तो इन अ पर्टिकुलर एग्जांपल जो मनी है वो क्या एक्ट करा, इट एक्टेड एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। यानी कि जो प्रोडक्ट है उसकी जो वैल्यू है वो किसकी टर्म्स में मेजर हुई, मनी के टर्म्स में। और ये हर प्रोडक्ट के साथ होता है, सिर्फ गाड़ी के साथ नहीं। हमारी इकोनॉमी में जितने भी प्रोडक्ट है, हम कुछ भी खरीदे, हम घड़ी खरीदने जाएं, हम जूते खरीदने जाएं, हम कुछ भी खरीदने जाएं, हर प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो मनी में मेजर होती है। क्या किया भाई? अरे $300 के शूज है, पुदीने की चटनी और माय $300 शूज। What? You lost the watch? अरे कोई नहीं यार, नहीं ले लेना। अरे 4 लाख की थी। 4 लाख? मेरी तो 250 की है, लेकिन टाइम वही पता थी। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट इज स्टोर ऑफ वैल्यू। इसका क्या मतलब है, लेट्स से जो राजू है उसकी जो इनकम है वो 10 लाख रुपीज है, मतलब वो एक साल में 10 लाख रुपए कमाता है। इस 10 लाख में से लेट्स से उसने 5 लाख की खरीद ली गाड़ी। ऑल राइट, ये उसका खर्चा हो गया। लेट्स से उसने 4 लाख और मिसलेनियस एक्सपेंसेस पे लगा दिए, मतलब अनशंट के खर्चे करे और 4 लाख के ड्यूरिंग द ईयर। अब ईयर के एंड में 10 लाख में से 9 लाख सब्ट्रैक्ट किया, उसके पास 1 लाख रुपए ऐसे रह गए जो उसने कहीं पे खर्च नहीं करे, उसके पास उसने संभाल के रखे हुए हैं। उसने डिसाइड किया इस 1 लाख रुपए को मैं अपनी तिजोरी में संभाल के रख लेता हूं ताकि मैं फ्यूचर में कोई इमरजेंसी हो तो इसको यूज कर सकूं। तो हमारे एग्जाम्पल में राजू ने जो 1 लाख रुपए है उसका क्या करा, उसने 1 लाख वर्थ की वैल्यू को स्टोर करके रख लिया। उसने 1 लाख रुपीज उसके लिए क्या एक्ट करे, इट एक्टेड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू।
यानी कि जो मनी है इट enables पीपल टू स्टोर सम वैल्यू, जो हमारे एग्जांपल में क्या था 1 लाख रुपीस। फाइनली मनी क्या है? इट इज अ मींस फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अब ये सुनते ही पहले तो दिमाग चक्कर खा जाता है, इतनी भारी इंग्लिश। देखो इसका मतलब क्या होता है, टुकड़ों में समझो। सबसे पहले हम कह रहे हैं डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट क्या होता है? डेफर्ड वर्ड का मतलब क्या होता है? डेफर, किसी चीज को पोस्टपोन करना। तो डेफर्ड पेमेंट ऐसी पेमेंट होती है, किसी भी चीज की पेमेंट जिसका तुम फायदा अभी ले रहे हो बट पेमेंट फ्यूचर में करते हो, बाद में करते हो। सो डेफर्ड पेमेंट का सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है लोन। जब तुम लोन लेते हो तुम्हें बैंक पैसा कब देता है? प्रेजेंट में, बट वो कहते हैं कि जो इस लोन की रीपेमेंट है आप फ्यूचर में कर सकते हो। अब ये जो लोन है इसकी वैल्यू कैसे मेजर होती है? जब तुम लोन लेने जाते हो, लेट्स से तुमने लोन लिया 1 लाख रुपीस का, तो तुम्हें बैंक कहता है कि जो ये जो लोन का अमाउंट है 1 लाख रुपीस, इसको आप रीपे कर देना आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जो भी पर्टिकुलर अमाउंट है। लेट्स से 1 लाख का लोन लिया 1 साल के लिए, तो वो कहेंगे 1 साल बाद आप मेरे को 1 लाख रुपीस प्लस इंटरेस्ट लेट्स से 10,000, तो 1,10,000 आप मेरे को रिटर्न कर देना। अब जो लोन की रीपेमेंट वैल्यू है 1,10,000, ये रुपीज में मेजर हुई, ये मनी के टर्म्स में मेजर हुई। तो हमारा जो मीन्स, जो हमारा जो डिफर्ड पेमेंट का स्टैंडर्ड था वो किस में सेट हुआ? रुपीस के फॉर्म में, मनी के फॉर्म में। तो मनी एक्ट्स एज अ मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ये था इसका मतलब। अब लोन सिर्फ एक एग्जांपल है, ऐसी कोई भी डेफर्ड पेमेंट हो उसका जो स्टैंडर्ड है ऑफ मेजरमेंट वो मनी के टर्म्स में होता है। तो मनी कुछ भी है विच सेटिस्फाइज ऑल दीज 4 कंडीशंस। अब हमारे एग्जांपल में मनी था ये करेंसी के नोट्स। भैया क्या हमेशा करेंसी नोट्स मनी होते हैं? नहीं। पुराने जमाने में मनी क्या होता था? पुराने जमाने में मनी होता था गोल्ड। क्यों? गोल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज था, मतलब ट्रांजैक्शन गोल्ड कॉइन्स के थ्रू होती थी। गोल्ड मेजर ऑफ वैल्यू भी था, मतलब चीजों की वैल्यू कैसे होती थी कि जी इस चीज की वैल्यू है 10 गोल्ड कॉइन्स के बराबर, इसकी है 20 गोल्ड कॉइन्स के बराबर। मेजर ऑफ वैल्यू भी था, स्टोर ऑफ वैल्यू भी था, लोग गोल्ड के कॉइन्स को संभाल के रखते थे। और फाइनली जो डेफर्ड पेमेंट था उनकी वैल्यू भी गोल्ड कॉइन्स के फॉर्म में हो सकती थी। तो क्या गोल्ड मनी है? बिल्कुल है, बट पुराने जमाने में। आज के टाइम में गोल्ड मनी नहीं कंसिडर हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, मनी बेशक एनीथिंग है बट इट शुड बी जनरली एक्सेप्टेड। अगर मैं आज एक गाड़ी खरीदने जाऊं और शोरूम पे जाके बोलूं कि मैं इस गाड़ी के बदले आपको 10 केजी गोल्ड दे दूंगा, क्या कार शोरूम वाले उसे एक्सेप्ट करेंगे? ऑब्वियसली नॉट। क्यों? क्योंकि वो कहेंगे कि जी आप हमें पेमेंट करेंसी नोट्स के फॉर्म में करो। आज के टाइम में गोल्ड इज नॉट जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसीलिए गोल्ड मनी आज के जमाने में नहीं है, पहले होता था। आज के जमाने में मनी क्या है? आज के जमाने में मनी किसे कंसिडर करा जाता है? करेंसी नोट्स को। इंडिया के केस में रुपीस के नोट्स और कॉइन्स या चेक्स, कोई भी फॉर्म की करेंसी विच इज जनरली एक्सेप्टेड और जो 4 कंडीशन सेटिस्फाई करे। ये है मनी का कॉन्सेप्ट। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अगला हमें देखना है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या होता है? मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी held by public at a particular point of time in an economy. All right. इस डेफिनेशन में 2 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। सबसे पहला, मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक। पब्लिक के पास जो टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी, जितना भी पैसे की टोटल वॉल्यूम है जो पब्लिक होल्ड करती है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यहां पे जो कीवर्ड है पब्लिक, इसका मतलब क्या है? देखो पब्लिक यहां पे रेफर करता है टू द मनी यूजिंग सेक्टर। भैया मनी यूजिंग सेक्टर क्या है? मनी यूजिंग सेक्टर के अंदर 2 प्लेयर्स आते हैं। सबसे पहले होते हैं इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल माने क्या? हम सब, जो हम सारे लोग हैं, हम सारे इंडिविजुअल्स ही हैं, हम पैसे का यूज करते हैं इन आवर डेली लाइफ। और पब्लिक का मतलब क्या है? पब्लिक रिप्रेजेंट्स बिजनेस फर्म्स। जितने भी बिजनेस फर्म्स हैं वो पैसे का यूज करते हैं, सो दे कम अंडर मनी यूजिंग सेक्टर। तो भैया पब्लिक के अंदर क्या नहीं आता? पब्लिक के अंडर नहीं आता द मनी क्रिएटिंग सेक्टर, जो मनी बनाते हैं। जैसे कि कौन? जैसे कि सरकार, गवर्नमेंट, और जैसे कि बैंकिंग सेक्टर। जो गवर्नमेंट और बैंकिंग सेक्टर है, इट इज द मनी क्रिएटिंग सेक्टर। ये जो दोनों है, गवर्नमेंट और बैंकिंग, ये पैसा बनाते हैं। इनके पास जो पैसा है वो कभी भी इकोनॉमी में सर्कुलेशन में नहीं आता। जो सरकार की तिजोरी में पैसा है वो सरकार अपने पास रखती है। जब तक वो पैसा सर्कुलेशन में नहीं आएगा
तब तक वो मनी सप्लाई में कंसिडर नहीं हो सकता. द मनी शुड एक्चुअली कम इन सर्कुलेशन इन द इकोनॉमी टू बी कंसिडर्ड फॉर मनी सप्लाई. अगला कीवर्ड, इट रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी. एक पर्टिकुलर पॉइंट पे. इसका मतलब क्या है, जो हमारा मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट है, इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, इट इज अ स्टॉक वेरिएबल. भैया स्टॉक वेरिएबल क्या होता है? जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं. कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो स्टॉक होते हैं और कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो फ्लो होते हैं. ये स्टॉक और फ्लो क्या है? देखो, फ्लो वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो एक पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करे जाएं. अगर मैं कहता हूं मैं किसी वेरिएबल की वैल्यू मेजर कर रहा हूं ओवर अ ईयर, तो वो क्या है? फ्लो वेरिएबल. मतलब मैंने एक पीरियड ऑफ टाइम में उसकी वैल्यू मेजर करी है. और अगर मैं कहूं मैं किसी वेरिएबल की वैल्यू मेजर कर रहा हूं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो होता है स्टॉक वेरिएबल. मतलब एक मैंने पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक पर्टिकुलर डेट पे उस वेरिएबल की वैल्यू मेजर करी. और बेहतर समझाने के लिए, लेट्स से अगर मैं कहता हूं कि इंडियन इकोनॉमी की मनी सप्लाई है लेट्स से ₹100 करोड़, मतलब एक टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी है जो एक्चुअली इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहा है. अब जब मैं ये वैल्यू कोट करता हूं, इस वैल्यू को मैं कोट करता हूं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे. मतलब मैं कहूंगा मनी सप्लाई ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज 100 करोड़ ऑन, लेट्स से मैं कहता हूं 1 जनवरी 2021. मतलब मैं कह रहा हूं 1 जनवरी 2021 एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारी इकोनॉमी में कितनी मनी सप्लाई थी? 100 करोड़. मैं ऐसे नहीं कह सकता कि ओवर 2021 इतने करोड़ थे. एक पीरियड ऑफ टाइम नहीं, पॉइंट ऑफ टाइम. ये होता है मनी सप्लाई. ऑलराइट, अगला हमें देखना है इस मनी सप्लाई को मेजर कैसे करें. अब इसको मेजर करने के लिए एक टूल होता है M1 जो हमारे सिलेबस में है. अब ये जो M1 टूल है फॉर मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, इसके मेजरली 3 कंपोनेंट्स होते हैं. सबसे पहले क्या होता है? सी क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक. करेंसी का यहां पे क्या मतलब है? करेंसी का यहां पे मतलब है पेपर नोट्स, कॉइन्स. मतलब कि जो भी फिजिकल कैश है, जो हमारे पर्स के अंदर जो भी करेंसी के नोट्स पड़े हैं, जो भी कॉइन्स पड़े हैं, जो भी हार्ड कैश, फिजिकल कैश पड़ा है, दैट रिप्रेजेंट्स करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक. पब्लिक का यहां पे क्या मतलब है? जो मैंने पहले बताया था, ये जो पब्लिक है और ये जो पब्लिक है, इसका सेम मीनिंग है. पब्लिक रिप्रेजेंट्स मनी यूजिंग सेक्टर, जो सेक्टर मनी यूज करता है. इट इंक्लूड्स इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस फर्म्स. याद रखना, जो गवर्नमेंट और बैंकिंग सेक्टर के पास करेंसी है वो इंक्लूड नहीं होती. ओनली करेंसी हेल्ड बाय इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस फर्म्स. नेक्स्ट कंपोनेंट डीडी का मतलब डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक विद कमर्शियल बैंक्स. डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं? इसके नाम में ही इसका मतलब है ऐसे डिपॉजिट्स जिसको मैं कभी भी डिमांड कर सकूं. मतलब अगर मैं बैंक जाता हूं और अपना पैसा डिपॉजिट करके आता हूं, ठीक है, अब मैं अगर कल को उस पैसे को डिमांड करना चाहूं बैंक से कि जी मेरा पैसा मेरे को निकाल के दे दो, तो वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे को पैसा निकाल के दे देंगे. हेंस इट इज अ डिमांड डिपॉजिट. भैया एग्जांपल दो. डिमांड डिपॉजिट का एग्जांपल होता है सेविंग्स अकाउंट. सेविंग्स अकाउंट क्या होते हैं? अगर तुम बैंक में जाके सिंपली अपना मनी डिपॉजिट करना चाहते हो तो जनरली सेविंग्स अकाउंट खुलता है. कुछ नहीं होता, इट इज सिंपली अकाउंट. तुम उसमें अपने पैसे डिपॉजिट करते हो और जब तुम चाहो उस अकाउंट में से पैसा विड्रॉ कर सकते हो. वो होता है सेविंग्स अकाउंट. एक और एग्जांपल क्या हो सकता है? करंट अकाउंट. करंट अकाउंट इज सिमिलर टू सेविंग्स अकाउंट. सिर्फ डिफरेंस ये है, जो सेविंग्स अकाउंट है वो इंडिविजुअल्स खुलाते हैं और जो करंट अकाउंट है इट इज जनरली ओपन बाय बिजनेस फर्म्स. याद रखो, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक. पब्लिक का मतलब मनी यूजिंग सेक्टर. इट इंक्लूड्स इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस फर्म्स. अब यहां पे कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि भैया आपने कहा था कि हम वो वाला पैसा इंक्लूड नहीं करते जो बैंक्स के साथ है. बिल्कुल सही बात. पर यहां पे जो हम बात कर रहे हैं, दीज डिपॉजिट्स आर एक्चुअली ऑफ पब्लिक. ये पैसा पब्लिक का ही है, बस उन्हें बैंक्स के साथ डिपॉजिट करा है. पैसा बैंक्स का नहीं है. हाँ, अगर पैसा बैंक्स का होता तो हम इंक्लूड नहीं करते, बट ये पैसा पब्लिक का है, वो इसे कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं. बस इसे डिपॉजिट कर दिया है बैंक्स के साथ. फाइनल कंपोनेंट ओडी मतलब अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई. यानी कि डिपॉजिट्स हेल्ड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन बैंक्स, फॉरेन गवर्नमेंट, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और अदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस. यहां पे फिर से याद रखना, मैं बात कर रहा हूं डिपॉजिट्स हेल्ड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ.
यहाँ पे तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भैया आपने कहा था जो पैसा बैंकिंग सेक्टर के पास है वो हम इंक्लूड नहीं करते, और आरबीआई तो सेंट्रल बैंक है। बिल्कुल सही बात। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं डिपॉजिट्स हेल्ड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर पार्टी। पैसा आरबीआई का नहीं है, जो आरबीआई की तिजोरी में उसका खुद का पैसा है वो इंक्लूड नहीं होता। बट यहां पे पैसा आरबीआई ने हेल्ड करा है किसी और के बिहाफ पे, ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन बैंक्स, गवर्नमेंट, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ। हाँ, अगर ये सेम चीज होती, देखो अगर आरबीआई के पास डिपॉजिट्स होते इंडियन गवर्नमेंट के या कमर्शियल बैंक्स के, तो वो हम इंक्लूड नहीं करते, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द मनी ऑफ द मनी क्रिएटिंग सेक्टर, वो इंक्लूड नहीं होता। बट यहां पे आरबीआई डिपॉजिट हेल्ड कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टीज, hence it is included. So our M1 measure of supply includes C plus DD plus OD. This was the concept of money supply. All right. अब ये जो मनी चैप्टर है इसमें यही दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मनी का मतलब और मनी सप्लाई। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द बैंकिंग। ऑल राइट, सो अब हमारे बैंकिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। इनफैक्ट पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ अजम्पशंस। जब हम क्रेडिट क्रिएशन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम दो अजम्पशंस मान के चलते हैं। सबसे पहली अजम्पशन, हम ये अज्यूम करते हैं कि जो हमारा पूरा बैंकिंग सेक्टर है, मतलब बैंकिंग सेक्टर के अंदर जितने भी बैंक्स हैं, जैसे इंडिया के केस में एसबीआई है, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, जितने भी बैंक्स हैं, ये सारे बैंक्स वन यूनिट है एंड इट रिप्रेजेंट्स द बैंकिंग सेक्टर, इंटायर बैंकिंग सेक्टर, और इस पूरे यूनिट को हम बोलते हैं बैंक्स। ये मतलब सारे बैंक पूरा एक ही यूनिट हम अज्यूम करते हैं। सेकेंड असम्पशन, हम ये अज्यूम करते हैं कि जो हमारी इकोनॉमी है उसमें जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शन, वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन आर रूटेड थ्रू द बैंक्स। मतलब जितनी भी पेमेंट्स रिसीव होंगी वो बैंक में रिसीव होंगी, और जितनी भी पेमेंट्स करी जाएंगी वो बैंक के थ्रू करी जाएंगी बाय चेक्स। मतलब ऑल ट्रांजैक्शन आर थ्रू द बैंक्स। ये दो असम्पशंस हैं हमारे इस कॉन्सेप्ट की। ऑलराइट, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट। लेट्स से दिस रिप्रेजेंट्स द इंटायर बैंकिंग सेक्टर। मतलब ये जो बैंक है ये रिप्रेजेंट करता है पूरे बैंकिंग सेक्टर को एंड इट इज कॉल्ड बैंक्स। ऑलराइट, अब लेट्स से हम कुछ पर्टिकुलर अमाउंट्स अज्यूम करके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। लेट्स से हम कहते हैं कि इनिशियली हमारे बैंकिंग सेक्टर में, हमारे बैंक में जो टोटल डिपॉजिट्स रिसीव हुए दोज वर ऑफ ₹10,000। मतलब हमारे जो इनिशियल, या इनको क्या कहा जाता है, प्राइमरी डिपॉजिट इन द बैंकिंग सेक्टर वाज 10,000। टोटल 10,000 रुपीज के डिपॉजिट्स मिले हमारे बैंक्स को। ऑलराइट, अब आगे हम एक टेबल बना के चीजों को समझते चलते हैं। मतलब इनिशियली हमारे टोटल बैंक में कितने डिपॉजिट आए? 10,000 के। बढ़िया जी। अब ये जो 10,000 है, यानी कि जो टोटल डिपॉजिट है, इस डिपॉजिट में से बैंक को कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट अलग रखना पड़ता है, एक सर्टेन परसेंटेज एज कैश रिजर्व्स। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन होगा, व्हाई ओनली अ सर्टेन पोर्शन ऑफ इट, व्हाई नॉट द इंटायर अमाउंट? क्योंकि जो बैंक्स है ना, उनको अपने एक्सपीरियंस से ये बात पता है कि जितने भी डिपॉजिटर्स हैं वो एक दिन ही टपकेंगे अपना अमाउंट निकालने के लिए। मतलब जितने भी लोगों ने 10,000 रुपए डिपॉजिट करे हैं वो सारे के सारे एक दिन नहीं आ जाएंगे बैंक्स के पास अमाउंट विड्रॉ करने के लिए। मैक्सिमम एक बंदा आ जाएगा, दो आ जाएगा, तीन आ जाएगा, चार आ जाएगा, सारे लोग नहीं आएंगे। एंड ऑल्सो ये जो डिपॉजिट्स हैं ये बैंक के अंदर ऑलवेज कॉन्स्टेंटली आते रहते हैं। मतलब पैसा हमेशा कॉन्स्टेंटली बैंक्स के अंदर ओवर द टाइम फ्लो करता रहता है, तो ऐसे पैसे की कमी कभी नहीं पड़ती। ये रीजन है कि इस 10,000 का, यानी कि टोटल डिपॉजिट्स का एक ओनली सर्टेन परसेंटेज अलग रखना पड़ता है एज कैश रिजर्व्स। अब वो जो परसेंटेज है उसको कहा जाता है LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। मतलब लीगली बैंक्स को कितना रिजर्व रखना पड़ता है। लेट्स से हम अपने एग्जांपल में इस LRR को अज्यूम करते हैं 10%। ऑलराइट, मतलब इस 10,000 में से हमारे बैंक्स को कुछ कैश रिजर्व अलग रखना पड़ेगा। कितना? 10%, यानी कि 10,000 का 10% 1,000, यानी कि इस 10,000 में से 1,000 विल बी केप्ट असाइड एज कैश रिजर्व। तो हमारे एग्जांपल में कैश रिजर्व हो गया 1,000। अब ये जो 1,000 का अमाउंट है इसको बैंक्स टच नहीं कर सकते, ये अमाउंट अलग से रखना पड़ता है और इसको बैंक्स कहीं पर भी यूज नहीं कर सकते, इसको अलग से संभाल के रखना पड़ता है। ऑलराइट, तब हमारे 10,000 में से 1,000 कैश रिजर्व चला गया, बच गया कितना? 9,000। इस 9,000 का बैंक्स क्या कर सकते हैं? दे कैन डिस्ट्रीब्यूट इट टू पीपल एज लोन्स।
तो लेट्स से हमारे एग्जांपल में जो हमारे बैंक्स हैं वो इस 9000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं लोगों में एज लोन्स। तो लोन्स हो गए 9000। अब ये जो लोन्स हैं वो लोगों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? कैश के फॉर्म में नहीं, ये लोन्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ अकाउंट्स। यानी कि जिस जिसको भी ये लोन जाएगा वो कैसे जाएगा, वो अमाउंट उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ये बात याद रखना, शुरू में अजम्पशन कहा था ऑल ट्रांजैक्शन विल बी रूटेड थ्रू बैंक्स। तो ये जो अमाउंट है वो कैश के फॉर्म में नहीं मिलता, जिसको भी लोन लेना है उसका बैंक में एक अकाउंट खुलता है और उसके अकाउंट में उतना पर्टिकुलर अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है। बहुत बढ़िया। अब जिसने भी ये लोन लिया वो क्यों लिया? क्योंकि उसको कोई पेमेंट करनी होगी किसी थर्ड पार्टी को। तो जिसने भी लोन लिया वो बंदा वो पैसा रिसीव करेगा और जिसको भी उसको पेमेंट करनी थी उसको वो पैसा दे देगा। अब जो बंदा पेमेंट रिसीव कर रहा है वो कैसे रिसीव करेगा? अपने बैंक अकाउंट में। क्यों? ऑल ट्रांजैक्शन विल बी रूटेड थ्रू बैंक्स। तो ये जो लोन्स का अमाउंट है 9000 का, ये लोग उस 9000 को किसी को पे करेंगे। जब किसी को पेमेंट करेंगे वो पेमेंट अपने बैंक अकाउंट में रिसीव करेंगे। यानी कि जो लोन्स का अमाउंट है 9000, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू डिपॉजिट्स। क्यों? क्योंकि लोन विल बी रिसीव्ड बाय समवन इन देयर बैंक अकाउंट। तो जो बैंक्स हैं उनके पास उनके डिपॉजिट्स में 9000 बढ़ जाएंगे, तो 9000 के डिपॉजिट्स और आ जाएंगे। अपने टेबल में अगर हम वैल्यूज ऐड करें तो जो बैंक्स हैं उनके पास एडिशनल डिपॉजिट्स आ गए और डिपॉजिट्स आ गए 9000 के। अब हमने क्या कहा था? जैसे ही डिपॉजिट्स आएंगे उसका जो 10% है वो बैंक्स को अलग रखना पड़ेगा एज कैश रिजर्व। यानी कि 9000 का 10% कितना हुआ? 900 विल बी केप्ट असाइड एज कैश रिजर्व। माने कि इस 9000 में से बैंक को 900 रुपए निकालना पड़ेगा एंड इट विल बी ट्रांसफर टू कैश रिजर्व सेफली। हुआ क्या? ये जो 9000 था ये अब 9000 रहा नहीं। इस 9000 में से 900 हमने निकाल दिया एज कैश रिजर्व। 9000 माइनस 900 यानी कि अब हमारे पास कितना पैसा रह गया? 8100। इस 8100 का बैंक्स क्या करेंगे? अगेन सेम साइकिल, यानी कि इस 8100 को बैंक्स डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एज लोन्स। तो जो बैंक्स हैं उनके लोन्स बढ़ जाएंगे बाय रुपीज 8100। फिर से क्या होगा? जो लोन्स हैं वो लोगों के बैंक अकाउंट में जाएंगे। जिन्होंने लोन रिसीव करा है वो पेमेंट करेंगे टू द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी पेमेंट कैसे रिसीव करेगी? अपने बैंक अकाउंट में। तो जो बैंक्स हैं उनके पास डिपॉजिट्स बढ़ जाएंगे बाय अमाउंट 8100। यानी कि अब हमारे टेबल में क्या हो रहा है? जो डिपॉजिट्स हैं बैंकिंग सेक्टर के पास इट इंक्रीज्ड बाय 8100। फिर से क्या होगा? जैसे ही बैंक्स के पास डिपॉजिट्स आते हैं उसमें से 10% साइड में खिसका दो। यानी कि 8100 का 10% 810 बैंक्स को अलग रखना पड़ेगा। 8100 में से 810 कहां निकल के चला गया? कैश रिजर्व में। मतलब कि जो हमारा 8100 था वो कम होके क्या हो गया? 8100 माइनस 810 7290। ऑलराइट, यानी कि इस 7290 का बैंक्स क्या करेंगे? फिर से वही, दे विल डिस्ट्रीब्यूटेड एज लोन्स। जो लोन्स फिर से क्या बन जाएंगे? दे विल बी कन्वर्टेड इनटू डिपॉजिट्स। यानी कि हमारे टेबल में जो लोन्स है बैंकिंग सेक्टर के वो 7290 से इंक्रीज होंगे और वो 7290 फिर से क्या बन जाएंगे? डिपॉजिट्स। और ये साइकिल ऐसे चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। इट विल कीप गोइंग ऑन फॉरवर्ड। ऐसे ऐसे अलग अलग लेवल के लोन कैश रिजर्व आते रहेंगे। हर लेवल पे हो कुछ नहीं रहा, जो लोन्स हैं वो डिपॉजिट्स में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। बट अब क्वेश्चन हमारे पास ये उठता है कि जी ये साइकिल कब तक चलेगी? लॉजिकल क्वेश्चन है, सोचो। हम ये साइकिल चलाए जा रहे थे, हर लेवल पे और डिपॉजिट्स बने जा रहे थे, वो कैश रिजर्व में चेंज हो जा रहे थे। बट ये जो कैश रिजर्व है वो किस में से बन रहे थे? कैश रिजर्व बन रहे थे इस 10,000 के अमाउंट में से। बैंकिंग सेक्टर के पास प्राइमरी इनिशियल डिपॉजिट कितने आए थे? 10,000 रुपए। उस 10,000 रुपए में से हर बार थोड़ा थोड़ा थोड़ा, शुरू में 1000, फिर 900, फिर 810, ऐसे हर लेवल पे थोड़ा थोड़ा अमाउंट निकले जा रहा था और कैश रिजर्व में ट्रांसफर हो जा रहा था। बट ये साइकिल कब तक चल सकती है? ये साइकिल तब तक चल सकती है जब तक ये सारा का सारा इनिशियल डिपॉजिट का अमाउंट 10,000 कैश रिजर्व में चेंज नहीं हो जाता। जब ये सारा का सारा अमाउंट कैश रिजर्व बन जाएगा तब हमारे पास कितना अमाउंट रह जाएगा? 0। यानी कि जो हमारे पास सारे पैसे थे 10,000 दे हैव बीन कन्वर्टेड इनटू कैश रिजर्व, क्योंकि हर लेवल पे थोड़ा थोड़ा अमाउंट इस 10,000 में से निकल के कैश रिजर्व बने जा रहा था।
मतलब ये साइकिल तब तक चल सकती है जब तक ये टोटल कैश रिजर्व्स, ये सारे कैश रिजर्व का सम कितना नहीं हो जाता, 10,000। क्योंकि 10,000 के बाद हमारे पास और पैसे नहीं है कैश रिजर्व बनाने के लिए, तो तब तक साइकिल चल सकती है जब तक कैश रिजर्व 10,000 नहीं हो जाते। ऑल राइट, अगला क्वेश्चन उठता है कि ये टोटल डिपॉजिट्स कितने हो सकते हैं। तो जी ये क्वेश्चन आंसर करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, मनी मल्टीप्लायर। एम मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, 1/LRR। हमारे केस में LRR क्या है, 10%, 1/10%, यानी कि 1/10/100, दिस वुड गिव मी 10, यानी कि हमारा मनी मल्टीप्लायर है 10। इसका मतलब क्या है, मनी मल्टीप्लायर बताता है कि जी पैसा कितना गुना हो जाएगा, यानी कि हमारे केस में हमारा जो पैसा है इट विल बिकम 10 टाइम्स ऑफ द इनिशियल डिपॉजिट, यानी कि इनिशियल डिपॉजिट कितना था, 10,000, यानी कि हमारे जो टोटल डिपॉजिट्स हैं इट विल बिकम 10 टाइम्स ऑफ दिस 10,000। 10 टाइम्स ऑफ 10,000 इज 1 लाख, यानी कि हमारे जो टोटल डिपॉजिट्स जो क्रिएट हो जाएंगे इट विल बी ऑफ 1 लाख। और ये लॉजिकल भी है। क्यों लॉजिकल है, अगर टोटल डिपॉजिट्स 1 लाख क्रिएट हुए, 1 लाख के डिपॉजिट्स के लिए कितना कैश रिजर्व चाहिए, 10% ऑफ इट, 1 लाख का 10% 10,000। ये जो टोटल डिपॉजिट्स हैं ये 1 लाख से 1 रुपए भी ज्यादा नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, लेट्स से मैं कहता हूं हमारे जो टोटल डिपॉजिट्स हैं वो 1 लाख 1 रुपीज बनते हैं, ठीक है। 1 लाख 1 रुपीज के डिपॉजिट बनाने के लिए कितना कैश रिजर्व चाहिए, इसका 10%, इसका 10% कितना होगा, इट विल बी 10,000.1। अब 10,000.1 के तुम कैश रिजर्व्स कैसे बनाओगे, नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास जो टोटल पैसे अवेलेबल हैं बैंकिंग सेक्टर के पास कैश रिजर्व बनाने के लिए वो सिर्फ 10,000 थे, तो ये 0.1 रुपीज कहां से लाओगे, ये तो पैसा है ही नहीं। तो जो पैसा अवेलेबल है टू मेक कैश रिजर्व्स वो सिर्फ 10,000 है, तो जो टोटल डिपॉजिट्स हैं वो सिर्फ कितने बन सकते हैं, 1 लाख। अब 1 लाख में से कैश रिजर्व कितने, 10,000, बचा हुआ पैसे का क्या होगा, 90,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज लोन्स। अब ये था पूरा कॉन्सेप्ट, कैसे जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है वो 10,000 के इनिशियल डिपॉजिट से 1 लाख रुपीस के डिपॉजिट्स यानी कि मनी सप्लाई को इंक्रीज कर देते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। This song is dedicated to the central bank of our country, Reserve Bank of India. We love you, RBI. रेगुलेट करता है ये पूरी बैंकिंग को, एक नहीं दो नहीं फंक्शन 6 हैं। आरबीआई थैंक यू जी, आरबीआई थैंक यू जी। पहला फंक्शन करेंसी अथॉरिटी है जी, नोट छापे सारे छापे एक्सेप्ट कॉइन्स एंड 1 रुपी। आरबीआई थैंक यू जी, आरबीआई थैंक यू जी। दूसरा फंक्शन बैंकर टू द गवर्नमेंट है जी, एक्ट्स एज अ बैंकर एजेंट एंड एडवाइजर। आरबीआई थैंक यू जी, आरबीआई थैंक यू जी। तीसरा फंक्शन बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर है, acts as a custodian, lender and clearing house. RBI thank you जी, RBI thank you जी। चौथा फंक्शन कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई है, रेपो रेट, बैंक रेट, OMO, CRR, SLR and margin requirements। RBI thank you जी, RBI thank you जी।
पांचवा फंक्शन कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स keeps a stock of country's gold and forex reserves. RBI, thank you जी. RBI, thank you जी. प्लीज ऐसा बार बार थैंक यू मत बोलिए, ऐसा घर वाले को कोई थैंक यू बोलते हैं? ऑल राइट, तो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें समझना है वो है गवर्नमेंट बजट का. सबसे पहले देख लेते हैं गवर्नमेंट बजट होता क्या है. गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट, ऐसी स्टेटमेंट जो एनुअली हर साल रिलीज होती है, शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर. गवर्नमेंट बजट एक ऐसी एनुअल स्टेटमेंट है जो सरकार द्वारा निकाली जाती है, जो आइटम वाइज एस्टिमेट्स देती है. याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, गवर्नमेंट बजट सिर्फ एस्टिमेट देता है, एक्चुअल अमाउंट नहीं. एस्टिमेट्स ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर कि जो सरकार है वो क्या एक्सपेक्ट करती है इन द अपकमिंग ईयर, उसकी क्या रिसीट्स आने वाली हैं. मतलब सरकार क्या एक्सपेक्ट करती है कि जो अगला साल है उसमें उसको कहां कहां से पैसा आएगा और उसे कहां कहां पैसा खर्च करना चाहिए, एक्सपेंडिचर. इस सब के एस्टिमेट को अपने बजट में लिखती है और इट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ फिस्कल ईयर. फिस्कल ईयर या फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? इंडिया के केस में फिस्कल ईयर होता है 1 अप्रैल ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर अप टू 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर. अगर मैं किसी पर्टिकुलर ईयर की बात करूं, लेट्स से 2021, तो 2021 का फिस्कल ईयर हुआ 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022. और अगर बजट प्रिपेयर हो रहा है इस पर्टिकुलर ईयर के लिए, तो बजट यूजुअली इस टाइम पीरियड से 2-3 महीने पहले, मतलब जनरली फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में बजट रिलीज हो जाता है. तो मतलब फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी 2021 में इस पर्टिकुलर पीरियड का बजट रिलीज हो जाएगा. ऑल राइट, अब आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस गवर्नमेंट बजट. ऑल राइट, द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट इज रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. ये जो ऑब्जेक्टिव है इसके अंदर गवर्नमेंट ट्राई करती है टू अचीव अ बैलेंस बिटवीन द इकोनॉमिक एंड सोशल गोल्स. मतलब कि सरकार चाहती है कि जो उसका जो इकोनॉमिक गोल है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और जो सोशल गोल है पब्लिक वेलफेयर, उसके बीच में एक बैलेंस बना रहे, मतलब दोनों गोल्स इक्वली सेटिस्फाई हो. तो वो बैलेंस मेंटेन करने के लिए सरकार किसका यूज करती है? अपने गवर्नमेंट बजट का. कैसे यूज करती है, आ जाओ समझते हैं. देखो, कोई भी इकोनॉमी होती है उसके अंदर कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं, कुछ प्रोड्यूसर्स होते हैं जो प्रोडक्शन में पैसा लगाते हैं. तो अगर इन्वेस्टर्स के पास ऑप्शन हो कि वो अल्कोहल प्रोडक्शन और खादी प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन में पैसा लगाएं, तो वो किस में लगाएंगे? तो लॉजिकली जो इन्वेस्टर्स हैं उनको सिर्फ एक चीज दिखती है, इन्वेस्टर्स को दिखता है प्रॉफिट. जहां पे उनको ज्यादा प्रॉफिट दिखेगा वहां पे वो भागे भागे चले जाएंगे. तो अल्कोहल और खादी प्रोडक्ट्स में से जो मोर प्रॉफिटेबल है वो है अल्कोहल. तो इन्वेस्टर्स अपना सारा पैसा कहां लगा देंगे? अल्कोहल प्रोडक्शन में. अब इससे होगा क्या? इससे इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक और सोशल गोल है उसमें डिस्पैरिटी आ जाएगी. मतलब जो इकोनॉमिक गोल था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वो तो फुलफिल हो रहा है, बट सोशल गोल का क्या? अल्कोहल इज समथिंग विच इज हार्मफुल टू हेल्थ, जो लोगों की हेल्थ के लिए नुकसान करता है. तो जो सोशल गोल है वो तो फुलफिल ही नहीं हुआ. तो ये बैलेंस को वापस लाने के लिए सरकार यूज करेगी अपने बजट का. कैसे यूज करेगी? सरकार क्या करेगी? लेट्स से वो क्या करती है, अल्कोहल पे टैक्सेस बढ़ा देती है. जब अल्कोहल पे टैक्सेस बढ़ेंगे तो जो प्रॉफिट लेवल है, जो प्रॉफिट मार्जिन है अल्कोहल पे, वो गिर जाएगा. मतलब अल्कोहल लेस प्रॉफिटेबल हो जाएगा. जब किसी चीज पे प्रॉफिट गिरेगा, इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल लेंगे उसकी प्रोडक्शन से, मतलब अल्कोहल प्रोडक्शन से थोड़ा पैसा कम हो जाएगा. अब सरकार आगे क्या करेगी? वो खादी के प्रोडक्ट्स पे टैक्स गिरा देगी, यानी कि दूसरे शब्दों में वो खादी के प्रोडक्ट्स पे सब्सिडी दे देगी. सब्सिडी देना या टैक्सेस कम करना एक ही बात है. जब किसी चीज पे सब्सिडी दी जाती है, किसी चीज पे टैक्सेस कम होते हैं, तो उस चीज की प्रॉफिटेबिलिटी, उस चीज पे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है. जब कोई चीज ज्यादा प्रॉफिटेबल होगी, इन्वेस्टर्स क्या ढूंढते हैं? प्रॉफिट. तो इन्वेस्टर्स अपना पैसा कहां रीएलोकेट कर देंगे? खादी प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन में. अब इस सारी एक्टिविटी में हुआ क्या
इस सारी एक्टिविटी में सरकार ने अपने गवर्नमेंट बजट का इस्तेमाल करके रिसोर्सेज को रीएलोकेट करा, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं वो अल्कोहल प्रोडक्शन से रीएलोकेट हो गई खादी की प्रोडक्शन में। इससे हुआ क्या, जो इकोनॉमिक और सोशल गोल के बीच में डिस्पैरिटी थी वो थोड़ी कम हो गई, एलिमिनेट नहीं हुई। एलिमिनेट सरकार को करनी भी नहीं है, वो चाहते हैं डिस्पैरिटी थोड़ी कम हो जाए, जो उन्होंने इसके थ्रू अचीव कर लिया। किसके थ्रू? थ्रू देयर टैक्सेशन पॉलिसी, यानी कि टैक्सेस कम ज्यादा करके उन्होंने अचीव कर लिया। ऑल राइट, अभी हमने ऐसे प्रोडक्ट्स का डिस्कशन किया जो प्रोडक्ट्स प्रॉफिटेबल होते हैं, बट ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज और भी हैं जिसमें कोई प्रॉफिट होता ही नहीं, जैसे कि सैनिटेशन। दीज आर नो प्रॉफिट एक्टिविटीज, मतलब इनमें कोई भी प्रॉफिट मार्जिन होता ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट होती है। तो ऐसी जितनी भी एक्टिविटीज हैं या प्रोडक्ट्स हैं उसमें इन्वेस्टर्स पैसा लगाएंगे? कॉमन सेंस, नहीं लगाएंगे। इन्वेस्टर्स को सिर्फ प्रॉफिट देखना है। अब जिस चीज को करने में प्रॉफिट ही नहीं उसमें पैसा क्यों लगाए? तो ऐसी सारी एक्टिविटीज लाइक सैनिटेशन, मतलब तुम्हारे घर के बाहर ये रोज कूड़ा कलेक्ट करने वाली गाड़ी आती होगी और ये कूड़ा कलेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, इसलिए इसमें कोई प्रॉफिट नहीं होता। तो ऐसी सारी एक्टिविटीज जो नॉन प्रॉफिटेबल हैं उनको सरकार डायरेक्टली करती है बाय मेकिंग एन एलोकेशन इन द बजट। मतलब सरकार कहती है कि जी मैं अपने बजट में सैनिटेशन को लेट्स से 30 करोड़ रुपीस अलॉट करती हूं, तो बेसिकली सरकार अपने खुद के पैसे लगाती है इन एक्टिविटीज में। तो सरकार क्या कर रही है? इट इज अगेन trying to reduce the disparity between economic and social goals by directly producing goods and services. जो goods and service कोई प्रोड्यूस नहीं कर रहा, जो नॉन प्रॉफिटेबल है, सरकार उन्हें खुद प्रोड्यूस करती है और इकोनॉमिक और सोशल गोल के बीच में डिस्पैरिटी को कम करती है। ऑल राइट, मूविंग अहेड, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब कोई भी इकोनॉमी होती है ना, उसमें जो रिच और पुअर है उसके बीच में डिस्पैरिटी आ जाती है नेचुरली। इट इज इनहेरेंट पार्ट ऑफ एवरी सिस्टम। मतलब रिच और पुअर में डिवाइड आ जाएगा, मतलब जो रिच की इनकम है वो ज्यादा होगी और जो पुअर की इनकम है वो कंसिडरेबली कम होगी। बट प्रॉब्लम तब आती है जब इनके बीच में जो एक गैप है रिच और पुअर के बीच में, ये अनडिजायरेबल हो जाए। जब तक ये डिजायरेबल लेवल में है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, बट जब ये अनडिजायरेबल हो जाए, मतलब इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली अनडिजायरेबल, तब प्रॉब्लम आती है। सरकार कैसे ठीक करेगी? फिर से अपने बजट का इस्तेमाल करके। कैसे करेगी? लेट्स से वो क्या करती है, वो जो टैक्सेस है जो अमीर लोगों पे लगाती है, मतलब टैक्सेस ऑन रिच, उसको बढ़ा देती है। जब अमीर लोगों की इनकम पे ज्यादा टैक्स लगेगा तो जो उनकी इनकम है वो कम हो जाएगी और वो पैसे सरकार के पास आ जाएंगे। और सरकार क्या कर सकती है? वो जो एक्सपेंडिचर है जो पुअर पे करती है उसको बढ़ा सकती है। कैसे बढ़ा सकती है? जितनी भी पुअर की सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, जो गरीब लोगों की स्कीम्स हैं, उन पे ज्यादा पैसा एलोकेट करके इन द बजट। उससे होगा क्या? जो पैसा उन्होंने अमीर लोगों से लिया था टैक्सेस के फॉर्म में, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा गरीबों में। तो जो डिस्पैरिटी थी अमीर और गरीब के बीच वो कम हो जाएगी, एलिमिनेट नहीं हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यही एम था, टू रिड्यूस इट, जो सरकार ने अचीव कर लिया थ्रू द गवर्नमेंट बजट। ऑल राइट, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। अगला ऑब्जेक्टिव सरकार का है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मतलब सरकार चाहती है कि जो इकोनॉमी में प्राइसेस हैं वो मोर और लेस स्टेबल रहें, बिल्कुल सेम ना रहे, बट ऊपर नीचे जा सकते हैं, बट मोर और लेस स्टेबल रहें। प्रॉब्लम तब आती है जब प्राइसेस लेट्स से रैपिडली इंक्रीज हो जाए, यानी कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाए। अब इस इन्फ्लेशन को हटाने के लिए सरकार इस्तेमाल करती है अपने गवर्नमेंट बजट का। कैसे करती है वो समझो। देखो, इन्फ्लेशन कब होती है? इन्फ्लेशन तब होती है जब हमारी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। मतलब जो लोग कमोडिटीज की डिमांड कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा है, बट जो कमोडिटीज की इकोनॉमी में सप्लाई है वो बहुत कम है। लोग पागल हो रहे हैं सामानों को खरीदने के लिए, बट मार्केट में इतनी सप्लाई ही नहीं है। जब डिमांड बहुत ज्यादा हो तो प्राइसेस बढ़ने लग जाते हैं, और सरकार चाहती है कि प्राइसेस इतने ज्यादा ना बढ़े। उसको वापस नीचे लाने के लिए सरकार बजट का इस्तेमाल करती है। कैसे? एग्रीगेट डिमांड को कम करके। एग्रीगेट डिमांड कम कैसे होगी? एग्रीगेट डिमांड कौन करता है? पब्लिक, हम जैसे लोग ही तो हैं जो सामानों को डिमांड करते हैं। तो इस डिमांड को कम करने के लिए सरकार क्या करेगी? लोगों की इनकम कम कर देगी। मतलब लोगों के पास जो पैसा है वो कम होगा तो डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। इनकम कैसे कम करती है? सरकार यूज करती है दो चीजों का, फिर से वही, अपने एक्सपेंडिचर पॉलिसी का और अपनी टैक्सेशन पॉलिसी का। सरकार क्या करेगी? सरकार अपने एक्सपेंडिचर को कम कर देगी। अब तुम सोच रहे होगे सरकार के एक्सपेंडिचर कम होने से लोगों की इनकम कैसे कम होगी? देखो,
एक्सपेंडिचर ऑफ वन पार्टी इज इनकम ऑफ द अदर पार्टी। अगर सरकार का एक्सपेंडिचर कम होगा तो जो लोगों की इनकम है वो भी कम हो जाएगी, और अगर इनकम कम होगी तो एग्रीगेट डिमांड नेचुरली गिर जाएगी। और सरकार क्या कर सकती है, वो टैक्सेस बढ़ा सकती है। अगर लोगों की इनकम पे जो टैक्सेस लगते हैं वो बढ़ गए तो लोगों के पास जो इन हैंड इनकम आती है, जो डिस्पोजेबल इनकम आती है, जो खर्च करने वाली इनकम है वो कम हो जाएगी। यानी कि इन दोनों चीजों की मदद से जो इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड का लेवल है वो गिर जाएगा। जब एग्रीगेट डिमांड गिरेगा तो क्या होगा, जो प्राइसेस हैं वो भी गिरने लग जाएंगे। यानी कि इकोनॉमी में जो स्टेबिलिटी थी वो वापस आने लग जाएगी। प्राइसेस विल कम बैक टू द नॉर्मल लेवल। अब सरकार ने जो ये एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन की पॉलिसी का यूज करा, इस पॉलिसी को एक स्पेशल टर्म दी जाती है। इन पॉलिसी को कहा जाता है सरप्लस बजट पॉलिसी। इसे ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो दोनों चीजें करी है इसके मदद से बजट सरप्लस हो रहा है। सरप्लस बजट ऐसा बजट होता है जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो, और सरकार क्या कर रही है, अपने खर्चे को कम कर रही है। जब अपना खर्चा कम करेगी उसका एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। जब टैक्सेस बढ़ाएगी, टैक्सेस सरकार की इनकम है, उसका रेवेन्यू बढ़ने लग जाएगा, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो जाएगा। यही रीजन है दैट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन पॉलिसीज ऑफ सरप्लस बजट आर फॉलोड। अब दूसरा केस भी हो सकता है, यानी कि जब प्राइसेस गिरने लग जाएं, यानी कि जब इकोनॉमी में डिफ्लेशन आ जाए। जब डिफ्लेशन आएगी क्या होगा, सब कुछ उल्टा। डिफ्लेशन कब आती है, डिफ्लेशन तब आती है जब एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो एग्रीगेट डिमांड से। अब सरकार क्या करेगी, वो कोशिश करेगी डिमांड, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने की। डिमांड कैसे बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ा दो। जब लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा वो ज्यादा डिमांड करेंगे। लोगों की इनकम कैसे बढ़ेगी, बिल्कुल ऑपोजिट, वो अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा देगी। अब जब सरकार का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा। जब सरकार ज्यादा खर्चा करेगी इकोनॉमी में, लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा। अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी और क्या करेगी, अपने टैक्सेस कम कर देगी। लोगों की इनकम पे टैक्सेस कम, उनके पास ज्यादा इनकम होगी। जब ये दोनों चीजें होंगी तो एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में बढ़ने लग जाएगी। जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी क्या होगा, प्राइसेस वापस बढ़ने लग जाएंगे। यानी कि सरकार विल ब्रिंग बैक द प्राइसेस टू द नॉर्मल स्टेबल लेवल। अब ये जो पॉलिसीज इस्तेमाल करी सरकार ने, इसका क्या नाम है, दीज आर कॉल्ड डेफिसिट बजट पॉलिसीज। ऐसा क्यों कहा जाता है, डेफिसिट बजट वो बजट होता है जिसमें एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू। और जो अपने सरकार ने पॉलिसीज यूज करी, अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाना, जब एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और टैक्सेस कम करना, यानी अपनी इनकम कम करना, अपना रेवेन्यू कम करना, तो रेवेन्यू कम हो रहा है, एक्सपेंडिचर ज्यादा, तो एक्सपेंडिचर मोर देन रेवेन्यू। Hence, during deflation, policies of deficit budget are followed. सरकार ने स्टेबिलिटी लाई थ्रू द बजट। ऑलराइट, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। सरकार का अगला ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। ऐसे बहुत सारे एंटरप्राइजेस हैं जो सरकार रन करती है, जैसे कि क्या, पोस्ट ऑफिस, रेलवेज, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। इन सारे डिपार्टमेंट्स को रन करने के लिए इनको फंड्स की जरूरत होती है, जो कहां से आते हैं, गवर्नमेंट बजट के थ्रू। गवर्नमेंट हर साल अपने बजट में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को कुछ कुछ पैसा एलोकेट करती है। लेट्स से सरकार कहेगी जी रेलवेज को मैं 1000 करोड़ अलॉट करती हूँ इस साल, पोस्ट ऑफिस को इतना, इलेक्ट्रिसिटी को इतना। तो ये बजट के थ्रू फंड्स का एलोकेशन होता है और जो पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं वो मैनेज होती हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, अगला ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ तब आता है जब कंट्री की रियल जीडीपी बढ़ती है, यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं वो बढ़ते हैं। वो कैसे बढ़ सकते हैं, दो तरीकों से, या तो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स इकोनॉमी में इनहैंस हो जाए, या पब्लिक एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर पे इनहैंस हो जाए। ये सरकार दोनों चीजें कैसे करती है, फिर से बजट के इस्तेमाल से। यानी कि सरकार इन्वेस्टमेंट्स कैसे बूस्ट कर सकती है, टैक्स रिबेट्स देके। सरकार कह सकती है कि जो भी प्रोडक्टिव वेंचर्स हैं, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज हैं, उस पर मैं टैक्सेस कम लगाऊंगी, टैक्सेस के रिबेट दूंगी। उससे होगा क्या, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, यानी कि इन्वेस्टर्स ज्यादा पैसा लगाएंगे। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको कैसे एनहांस कर सकती है, अपने बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा पैसा अलॉट करके। सरकार कह सकती है कि जी मैं इस साल इंफ्रास्ट्रक्चर में 1000 करोड़ लगाऊंगी, तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा पैसा लगेगा, जो रियल जीडीपी है वो बढ़ेगी और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा। ऑलराइट, द फाइनल ऑब्जेक्टिव इज रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। देखो जो हमारी इंडिया है उसमें कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड हैं, जैसे कि क्या, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, ये सारी मेट्रो सिटीज हैं, ये बहुत ज्यादा डेवलप्ड हैं। बट कुछ सिटीज ऐसे भी हैं जैसे छत्तीसगढ़ जो इतना डेवलप नहीं कर पा रही हैं। बट सरकार चाहती है कि जो रीजन्स हैं इनमें किसी प्रकार की डिस्पैरिटी ना हो।
इस डिस्पैरिटी को एलिमिनेट करने के लिए वो चाहते हैं सारे रीजन्स ग्रो करें एक साथ, साथ सबका विकास। वो सरकार कैसे इंश्योर करती है? अपने बजट के थ्रू। वो क्या कर सकती है? वो लेट्स से कह सकती है कि जो मैं अपना एक्सपेंडिचर है इन द बैकवर्ड रीजन्स, इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स में जो एक्सपेंडिचर है उसको इंक्रीज कर दूंगी। तो उससे होगा क्या? उन रीजन्स की ग्रोथ बढ़ जाएगी। जो टैक्सेस हैं इन बैकवर्ड रीजन्स में उनको कम कर देंगे। जब टैक्सेस कम होंगे तो उन एरियाज में जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होगी, इन्वेस्टर्स ज्यादा पैसा लगाएंगे और वो रीजन्स ग्रो करेंगे, हेंस रिड्यूसिंग द रीजनल डिस्पैरिटीज। ये थे सारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। अब इसके बाद लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि जो गवर्नमेंट बजट है उसका पूरा स्ट्रक्चर क्या है, एक लेआउट ड्रॉ करके। ऑल राइट, तो ये था पूरा हमारे बजट का स्ट्रक्चर। अब दिक्कत इस स्ट्रक्चर को समझने में नहीं आती, प्रॉब्लम आती है बस इसको याद करने में कि जी रूल्स याद कैसे करें। उसका मैं आपको जुगाड़ बता देता हूं। आपको क्या करना है, अगर कोई भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें वो कहते हैं आइडेंटिफाई करो कि ये क्या है, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले ऊपर एक स्ट्रक्चर बना लो। मतलब क्या? लेफ्ट में लिख लो बजट रिसीट, राइट में लिख लो बजट एक्सपेंडिचर। ऑल राइट, अब बजट रिसीट क्या टाइप की होती है? रेवेन्यू रिसीट आरआर और कैपिटल रिसीट सीआर। उसी तरह बजट एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आरई एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर सीई। ये एक बार स्ट्रक्चर बना लिया। अब क्या करना है, जो कैपिटल वाली चीजें हैं जैसे कि कैपिटल रिसीट, उसके नीचे लिख लो एएल, एसेट लायबिलिटी। कैपिटल एक्सपेंडिचर के नीचे भी लिख लो एएल, एसेट लायबिलिटी। अब मैं इसे कैसे याद करता हूं? मैं पर्सनली यही तरीका यूज करता हूं। तुम इसे ट्रैफिक सिग्नल की तरह याद कर लो। ट्रैफिक सिग्नल में क्या होता है? पहले रेड लाइट फिर ग्रीन लाइट। तो मैं क्या करता हूं, एसेट को मार्क कर देता हूं एज रेड, और फिर क्या होती है ग्रीन लाइट, तो एल को मार्क कर देता हूं एज ग्रीन। और ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसका बिल्कुल ऑपोजिट, यहां पे पहले रेड ग्रीन था तो यहां पे क्या हो जाएगा, पहले ग्रीन उसके बाद आ जाता है रेड, बिल्कुल ऑपोजिट कर दिया। ऑल राइट, अब तुम सोच रहे होगे भैया हमारे पास टेस्ट में इतना टाइम थोड़े ना है कि हम रेड ग्रीन करते फिरें। बिल्कुल सही बात है, तो तुम्हें बस याद कर लो कि ये रेड है और ग्रीन है। अब हमें पता है जब कोई चीज रेड होती है तो वो डिक्रीज होती है, जब कोई चीज ग्रीन होती है वो इंक्रीज होती है। उसी तरह जब कोई ग्रीन होगा इंक्रीज होगा, जब कोई रेड होगा वो डिक्रीज होगा। तो अब देखो हमें कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूल्स मिल गए, हमने याद कर लिए। हमें रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूल्स याद करने की तो जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये रूल सेटिस्फाई नहीं होते तो क्या बन जाता है, रेवेन्यू रिसीट, और जब ये रूल सेटिस्फाई नहीं होते तब वो क्या बन जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिंपल। अब मैं कुछ एग्जांपल करके दिखा देता हूं। लेट्स से तुम्हें टेस्ट में आता है ये स्टेटमेंट और कहता है आइडेंटिफाई करो ये क्या है, आरआर, सीआर, आरईए, सीई। ऑल राइट, स्टेटमेंट सबसे पहले पढ़ो। लोन टेकन फ्रॉम यूएसए फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स। जैसे ही कोई भी स्टेटमेंट पढ़ते हो तुम्हें सबसे पहले देखना है कि वो रिसीट है या एक्सपेंडिचर।
तुम्हें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना कि रूल्स क्या है, चुपचाप पहले ये डिसाइड करो कि जो हमने स्टेटमेंट पढ़ी है उसमें पैसा इंडिया में आ रहा है या बाहर जा रहा है। तो हमने पढ़ा लोन टेकन फ्रॉम यूएसए, यानी कि यूएसए से लोन आ रहा है, यूएसए से पैसे आ रहे हैं। तो एक बार हमें पता चल गया रिसीट है, उसके बाद एक्सपेंडिचर वाली साइड को भूल जाओ। मतलब कि हमें अपना सारा फोकस कहां रखना है, अब रिसीट वाली साइड पे। अब हमें ये डिसाइड करना है कि कैसी रिसीट है, रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट। तो तुम्हें सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले सीधा ये रूल्स चेक करने लग जाओ, क्या इस स्टेटमेंट से मेरे एसेट कम हो रहे हैं, लायबिलिटी बढ़ रही है। देखो जब तुम लोन लेते हो, इंडिया ने किसी से लोन लिया, लोन क्या होता है, लायबिलिटी। तो हमारी लायबिलिटी इस केस में बढ़ रही है, जब भी लायबिलिटी बढ़ेगी वो क्या होता है, कैपिटल रिसीट। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। और एग्जांपल देखो, सेल ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय गवर्नमेंट इन अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। फिर से हमें क्या देखना है, सबसे पहले पैसा आ रहा है या जा रहा है। सरकार ने अपने शेयर्स बेचे, जो शेयर्स है उनको बेच के क्या मिलेगा बदले में, पैसा। तो सरकार के पास पैसा आ रहा है, पैसा आना मतलब रिसीट। तो एक्सपेंडिचर वाली साइड को भूल जाओ, सिर्फ रिसीट देखो। उसके बाद क्या चेक करना है, क्या इस रिसीट से एसेट कम हो रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है। शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स होते हैं एसेट। जब शेयर्स को बेचोगे तो एसेट गिर जाएंगे, और जब एसेट गिरेंगे तो वो क्या कहलाएगा, कैपिटल रिसीट। क्यों, क्योंकि एसेट्स कम हो रहे हैं। और एग्जांपल देखो, फंड्स रेज्ड फ्रॉम पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। सरकार ने पैसा रेज करा पब्लिक से, तो यानी कि पब्लिक से सरकार के पास पैसा आया, पैसा रिसीव करा, यानी कि ये क्या है, रिसीट। एक्सपेंडिचर साइड को भूल जाओ। अब क्या चेक करो, एसेट कम, लायबिलिटी बढ़ रही है। किसी से पैसा रेज करना, पब्लिक से पैसा लेना, तो सरकार के लिए वो पैसा क्या है, लायबिलिटी। क्यों, क्योंकि कल को सरकार को पैसा वापस लौटाना भी पड़ेगा। तो सरकार की लायबिलिटी बढ़ेगी तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसीट। क्यों, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ रही है। फाइनल एक और एग्जांपल, सैलरी पेड टू आर्मी ऑफिसर्स। सैलरी पे करी है, पैसा बाहर जा रहा है सरकार के द्वारा, तो ये क्या हुआ, एक्सपेंडिचर। तो अब रिसीट साइड को भूल जाओ और सारा फोकस कर लो एक्सपेंडिचर साइड पे। अब क्या देखो, एसेट बढ़ रहे हैं, लायबिलिटी कम हो रही है, चेक करो। सैलरी के पेमेंट से ना सरकार का एसेट बढ़ता है ना लायबिलिटी गिरती है। जब कुछ भी नहीं होता तो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, जब कोई चीज कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होती वो क्या होगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये दोनों चीजें नहीं हुई। ये होता है सिंपल तरीका कोई भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब इसके बाद फाइनली हम एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, वो है डेफिसिट्स का। सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट। देखो डेफिसिट का मतलब होता है जब एक्सपेंडिचर रिसीट से ज्यादा हो। हम कैसे डेफिसिट की बात कर रहे हैं, रेवेन्यू नेचर के। तो इट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट्स ड्यूरिंग द गिवन फिस्कल ईयर। यानी कि फॉर्मूला क्या बनेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। यानी कि जो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है वो कितना ज्यादा है रेवेन्यू रिसीट्स के कंपैरिजन में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो गवर्नमेंट का डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के एक्सपेंसेस होते हैं। तो जब वो खर्चा ज्यादा हो एज कंपेयर टू द रिसीट्स विच कम फ्रॉम डेली डे टू डे वर्क, उसको कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। यानी कि इस डेफिसिट की इंप्लीकेशंस क्या होंगी, इंप्लीकेशंस का मतलब क्या होता है कि अगर हमें दिखता है जी हमारे बजट में रेवेन्यू डेफिसिट है, तो हम क्या उससे इन्फर कर सकते हैं, क्या इंप्लाई कर सकते हैं, क्या इंप्लीकेशंस हैं वो समझते हैं। सबसे पहले इट इंडिकेट्स दैट गवर्नमेंट्स रेवेन्यू अर्निंग्स आर इनसफिशिएंट टू मीट द एक्सपेंडिचर्स और नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। देखो जो सरकार का एक्सपेंडिचर होता है और नॉर्मल फंक्शनिंग, उस एक्सपेंडिचर को कहा जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो हम कह रहे हैं जो सरकार का, गवर्नमेंट का रेवेन्यू की अर्निंग्स हैं वो इतनी भी नहीं है कि सरकार अपना खुद का डे टू डे नेचर का नॉर्मल फंक्शनिंग का खर्चा उठा पाए। उसका रिसीट, उसका रेवेन्यू इनसफिशिएंट है टू मीट द एक्सपेंसेस। अगली इंप्लीकेशन, इट इंप्लाइज दैट गवर्नमेंट इज डिससेविंग। देखो सरकार जो है वो ज्यादा खर्चा कर रही है एज कंपेयर टू द रिसीट्स। पैसा आ कम रहा है, खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो सरकार एक्स्ट्रा खर्चा कैसे कर रही होगी। सरकार ये जो एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा खर्चा करने के लिए कहां से लाएगी, अपनी सेविंग्स का इस्तेमाल करके। यानी कि जो दूसरे सेक्टर्स का पैसा है उसका इस्तेमाल करेगी एक्स्ट्रा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने के लिए, यानी कि उसकी सेविंग्स कम हो जाएंगी, डिस सेविंग्स। आगे,
इट लीड्स टू एन इंक्रीज इन लायबिलिटी और डिक्रीज इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। देखो जो सरकार एक्स्ट्रा खर्चा कर रही है, जो रेवेन्यू नेचर का एक्स्ट्रा खर्चा है ओवर रेवेन्यू रिसीट्स, उसको मीट करने के दो तरीके हैं। या तो सरकार क्या कर सकती है, बोरोइंग्स, यानी कि सरकार जो एक्स्ट्रा खर्चा करना चाह रही है उतना अमाउंट वो बोरो कर ले। जब सरकार बोरो करेगी पैसा, होगा क्या, बोरोइंग्स आर अ लायबिलिटी, सरकार की लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएंगी। अगर सरकार बोरो नहीं करना चाहती तो क्या करेगी, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब सरकार अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बेचेगी। इन्वेस्टमेंट्स क्या होती है, एसेट। तो जब सरकार अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बेचेगी, उसके जो एसेट्स हैं इन्वेस्टमेंट वो कम हो जाएंगे, डिक्रीज इन एसेट। फाइनली क्या इंप्लीकेशन है, इट लीड्स टू एन इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इन द इकोनॉमी। जब इकोनॉमी में खर्चा ज्यादा हो रहा है और सरकार के पास पैसा कम आ रहा है, जब सरकार इकोनॉमी में ज्यादा पैसा फेंक रही है और ले कम रही है, तो होगा क्या, इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी सिचुएशन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो इकोनॉमी है उसमें मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। जब मनी सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ने लग जाएगी, इन्फ्लेशन होने लग जाएगी। दैट इज व्हाई इट लीड्स टू इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। ये थी इसकी इंप्लीकेशंस। फाइनली इस रेवेन्यू डेफिसिट को कम करने के क्या मेजर लिए जा सकते हैं। सबसे पहले क्या, रिड्यूस एक्सपेंडिचर। ये तो कोई थर्ड क्लास का बच्चा भी बता देता। अगर एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से ज्यादा है तो कह रहे हैं पहला मेजर क्या है, अगर खर्चा ज्यादा है तो खर्चा कम करो। दूसरा मेजर क्या है, अगर रेवेन्यू कम है तो रेवेन्यू को बढ़ाओ, या तो खर्चा कम करो या रेवेन्यू बढ़ाओ। कैसे करा जा सकता है, सरकार अपने जो फालतू के खर्चे हैं उन्हें कम कर सकती है। जो सरकार सब्सिडी वगैरह देती है लोगों को, उसको कम कर सकती है, क्योंकि जो सब्सिडी है वो सरकार के लिए बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन होता है। रेवेन्यू कैसे बढ़ा सकती है, सरकार अपने जो टैक्सेस हैं उनको बढ़ा सकती है। टैक्सेस आर अ ह्यूज सोर्स ऑफ रेवेन्यू। तो सरकार अलग अलग वे से अपना या तो एक्सपेंडिचर कम कर सकती है या रेवेन्यू बढ़ा सकती है टू रिड्यूस द रेवेन्यू डेफिसिट। ये हो गया रेवेन्यू डेफिसिट। नेक्स्ट है हमारा फिस्कल डेफिसिट। ये क्या होता है, इट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट्स। इससे पहले जब हमने रेवेन्यू डेफिसिट पढ़ा, हम कैसे एक्सपेंडिचर रिसीट्स की बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू नेचर के रिसीट्स। बट अब हम कैसे बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं टोटल एक्सपेंडिचर। बजट में जितना भी टोटल खर्चा है ओवर द टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। ये मैं क्यों कह रहा हूं अभी समझाऊंगा। It refers to total expenditure over total receipts excluding borrowings during the given fiscal year। यानी कि फॉर्मूला क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, यानी कि कितना एक्स्ट्रा खर्चा करा ओवर द टोटल रिसीट्स। अब मैं तुमको ये बताता हूं यहां पे हम इसे एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स क्यों कह रहे हैं। देखो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या मेजर करने की कोशिश कर रहा है। फिस्कल डेफिसिट ये देख रहा है कि जो सरकार का जो खर्चा है, जो बजट में टोटल खर्चा है, वो कितना ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द टोटल रिसीट्स। मतलब सरकार कितना एक्स्ट्रा एक्सेस खर्चा कर रही है ओवर रिसीट्स। अभी जो सरकार एक्स्ट्रा खर्चा कर रही है रिसीट्स के ऊपर, वो खर्चा कैसे होगा, वो सरकार एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करने के लिए कहां से लाएगी, बोरोइंग्स करके। तो ये जो फिस्कल डेफिसिट है जो हम निकाल रहे हैं, इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब अगर मैं कभी भी फिस्कल डेफिसिट बोलूं, इट इज इक्विवेलेंट टू बोरोइंग रिक्वायरमेंट, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट यही मेजर कर रहा है कि सरकार को कितनी बोरो करने की जरूरत है, उसका खर्चा कितना ज्यादा है उसकी रिसीट्स के कंपैरिजन में, यानी कि कितना पैसा बोरो करना पड़ेगा। यही रीजन है कि टोटल रिसीट्स में बोरोइंग को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट से हम एक्चुअली बोरोइंग रिक्वायरमेंट ही निकाल रहे हैं। ऑलराइट, अब इस फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर को एक्सपैंड करा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, माइनस टोटल रिसीट को एक्सपैंड करा, रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट, बट कैपिटल रिसीट में बोरोइंग इंक्लूड नहीं करनी। और कैसे लिख सकता हूं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट को एक साथ ले आया और कैपिटल वालों को एक साथ ले आया, तो आर ई माइनस आर आर प्लस सी माइनस सी आर एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। और कैसे लिख सकता हूं, इट कुड बी रिटर्न एज रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट क्या होता था, रेवेन्यू डेफिसिट। तो इसको हमने लिख दिया रेवेन्यू डेफिसिट प्लस एज इट इज। अब ये बात याद रखो, मैंने यहां पे तुम्हें 4 सिंपल फॉर्मूले बताए हैं, इसके अलावा और भी फॉर्मूले बन सकते हैं। फॉर्मूले कितने भी बन सकते हैं, तुम्हें फॉर्मूला याद करने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम्हें टेस्ट में जरूरी नहीं है कि ये 4 कंपोनेंट्स ही दे। लेट्स से मैं तुम्हें टेस्ट में रेवेन्यू रिसीट डायरेक्टली देने की जगह मैं तुम्हें टैक्स रिसीट और नॉन टैक्स रिसीट दे देता हूं, तुम तब क्या करोगे, तब तुम इक्वेशन छोड़ दोगे? नहीं। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है, अगर तुम्हें हर चीज के सब कंपोनेंट्स पता हैं, तो तुम अपने आप फॉर्मूला बना सकते हो, अपने आप सॉल्व कर सकते हो।
तो ये सारे फॉर्मूला याद करने की कोशिश मत करो, बस एक बेसिक फॉर्मूला याद रखो। अगर तुम्हें इन सब के कंपोनेंट्स पता हैं तो तुम अपने आप और फॉर्मूले बना सकते हो और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आगे अब हम देखते हैं कि जी इस फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस कैसे करा जा सकता है। मतलब कि जो एक्स्ट्रा खर्चा है, जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है, उसके लिए पैसे कहां से आएंगे, फाइनेंस कैसे होगा। तो इसके दो मेजर तरीके हैं। सबसे पहले बोरोइंग्स। अभी जो बोरोइंग्स हैं ये कहां से करी जा सकती हैं? ये तो या तो इंटरनल सोर्सेज से करी जा सकती हैं। इंटरनल सोर्सेज क्या होते हैं? या तो पब्लिक से पैसा रेज करो, मतलब सरकार ने पब्लिक से पैसा ले लिया इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल सेविंग्स, इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, इन द फॉर्म ऑफ प्रोविडेंट फंड। इन सारे अकाउंट्स के थ्रू पब्लिक से पैसा ले लिया अपने डेफिसिट को कवर करने के लिए। या वो कमर्शियल बैंक से पैसा ले सकते हैं। ये थे इंटरनल सोर्सेज जो कंट्री के अंदर थे। या सरकार पैसा बोरो कर सकती है एक्सटर्नल सोर्सेज से, मतलब कंट्री के बाहर से। कैसे? फॉरेन गवर्नमेंट से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। तो इनसे भी बोरोइंग करी जा सकती है। या फिर सरकार दूसरा तरीका क्या अपना सकती है? डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है? प्रिंटिंग ऑफ करेंसी टू मोनेटाइज द डेफिसिट। मतलब सरकार जितना भी डेफिसिट है वो उतने अमाउंट के नोट्स छाप सकती है आरबीआई को कहकर। मतलब सरकार अपनी सिक्योरिटीज आरबीआई को देगी और आरबीआई को बदले में कहेगी कि तू इतने नोट छाप के मुझे दे दे। मतलब अगर बजट में 1000 करोड़ का डेफिसिट है तो आरबीआई 1000 करोड़ के नोट छापेगी और सरकार को दे देगी और सरकार अपना डेफिसिट कवर कर देगी। अभी जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है जनरली गवर्नमेंट्स अवॉइड करती हैं क्योंकि इट माइट लीड टू इन्फ्लेशन। तो जनरली गवर्नमेंट क्या प्रेफर करती है कि जी बोरोइंग करें, इससे इन्फ्लेशन के चांसेस कम होते हैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग से इन्फ्लेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए इसे अवॉइड करा जाता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसकी इंप्लीकेशंस। सबसे पहले डेट ट्रैप। कैसे? देखो, जब हम कहते हैं कि जिस इकोनॉमी में जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ रहा है, फिस्कल डेफिसिट का बढ़ने का मतलब क्या होता है कि जो सरकार की बोरोइंग्स हैं वो बढ़ रही हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि फिस्कल डेफिसिट बोरोइंग सेम बात है। अगर बोरोइंग बढ़ेगी तो क्या होगा? सरकार की जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं वो भी बढ़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि अगर बोरोइंग बढ़ेगी तो उस पर जो पेमेंट करी जाती है इंटरेस्ट की वो भी बढ़ने लग जाएगी। अगर इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट की पेमेंट्स बढ़ेंगी तो सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट्स आर अ फॉर्म ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ जाएगा। रेवेन्यू डेफिसिट के फॉर्मूला में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट होता है। तो अगर रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ेगा। और अगर रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ेगा तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने इससे पहले तुमको फिस्कल डेफिसिट का ऊपर एक फॉर्मूला दिखाया था जिसमें मैंने कहा था फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट प्लस सर्टेन अमाउंट। तो अगर रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ेगा तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। अब अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ा फिर से यही साइकिल चलने लग जाएगी, यानी कि बोरोइंग बढ़ेगी, इंटरेस्ट बढ़ेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू डेफिसिट, फिर से फिस्कल डेफिसिट। तो सरकार एक डेट में फंस जाएगी। इन अदर वर्ड्स गवर्नमेंट विल गेट स्टक इन अ डेट ट्रैप। ऑलराइट, अगली इंप्लीकेशन इन्फ्लेशन। देखो, जब मैंने कहा था कि जो सरकार है वो फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस डेफिसिट फाइनेंसिंग के थ्रू कर सकती है, यानी कि प्रिंटिंग ऑफ करेंसी के थ्रू, तो उसमें इन्फ्लेशन के चांसेस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अगर सरकार एक्स्ट्रा पैसा छापेगी अपने डेफिसिट को कवर करने के लिए, ज्यादा नोट्स प्रिंट करेगी, तो इकोनॉमी में मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी। और अगर इकोनॉमी में मनी की सप्लाई बढ़ेगी तो लोगों की डिमांड बढ़ने लग जाएगी। जब डिमांड बढ़ती है तो इन्फ्लेशन होने लग जाती है। अब इस बात का ध्यान रखना, मैं यहां पे क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं फिस्कल डेफिसिट माइट लीड टू इन्फ्लेशन, जरूरी नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स कि सरकार ने जो एक्स्ट्रा पैसा छापा है डेफिसिट फाइनेंसिंग के थ्रू वो कैसे यूज करती है। अगर वो पैसा यूज करती है फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस, कि मतलब अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, तो इन्फ्लेशन नहीं होगी। अब मैं इतना इन डेप्थ नहीं जाऊंगा, बस बेसिक बात याद रखना। अगर वो तुम्हें टेस्ट में क्वेश्चन देते हैं कि फिस्कल डेफिसिट नेसेसरीली लीड्स टू इन्फ्लेशन, ट्रू और फॉल्स, तो आंसर है फॉल्स। फिस्कल डेफिसिट जरूरी नहीं है इन्फ्लेशन करे। हो सकता है हो भी जाए, हो सकता है ना भी हो। इट ऑल डिपेंड्स कि जो डेफिसिट फाइनेंसिंग के थ्रू एक्स्ट्रा पैसा छापा है वो कैसे यूज होता है। ऑलराइट, अगली इंप्लीकेशन फॉरेन डिपेंडेंस। क्यों? क्योंकि मैंने इससे पहले बताया था कि अगर सरकार बोरोइंग करती है वो एक्सटर्नल सोर्स यानी कि फॉरेन गवर्नमेंट और बाहर से पैसा बोरो करती है। बाहर से पैसा बोरो करेगी तो बाहर पे उसकी डिपेंडेंस, फॉरेन डिपेंडेंस बढ़ जाएगी। फाइनली इट हैम्पर्स फ्यूचर ग्रोथ। क्यों?
अगर किसी कंट्री की इतनी ज्यादा डेट बर्डन है, मतलब सरकार के ऊपर इतना ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन है, तो वो कभी ग्रो कर पाएगी? ऑब्वियसली नहीं। वो ये लोन को रीपे करने में ही लगी रहेगी और ग्रोथ पे खर्चा कर ही नहीं पाएगी। ये हो गया फिस्कल डेफिसिट। फाइनली द फाइनल वन इज प्राइमरी डेफिसिट। ये क्या होता है? इट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट ऑफ करंट ईयर एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस बोरोइंग, यानी कि इट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। इसका सिंपल सीधा ये मतलब है, जब मैं फिस्कल डेफिसिट निकाल रहा था, मैंने कहा था फिस्कल डेफिसिट इज द बोरोइंग रिक्वायरमेंट, मतलब वो बोरोइंग होती है। तो जब हम फिस्कल डेफिसिट निकालते हैं, इट कैलकुलेट्स द बोरोइंग्स इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट पेमेंट्स, मतलब ये फिस्कल डेफिसिट बोरोइंग्स निकालता है जिसमें वो इंटरेस्ट पेमेंट्स को कंसिडरेशन में लेता है। बट प्राइमरी डेफिसिट ऐसी बोरोइंग्स निकालना चाहता है जो इंटरेस्ट पेमेंट्स को निकाल के है, मतलब बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट पेमेंट्स, मतलब सरकार को कितना पैसा बोरो करना पड़ा अपने खर्चे मीट करने के लिए, बट उन खर्चों में से इंटरेस्ट पेमेंट को हटा दो, मतलब सरकार के कितने एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हैं इंटरेस्ट पेमेंट के अलावा, कितने एक्सेस एक्सपेंडिचर हैं और उन एक्सपेंडिचर को कवर करने के लिए कितनी बोरोइंग करनी पड़ी, वो होता है प्राइमरी डेफिसिट। इसकी इंप्लीकेशन क्या हुई? इट इंडिकेट्स हाउ मच ऑफ द गवर्नमेंट बोरोइंग्स आर गोइंग टू मीट एक्सपेंसेस अदर देन द इंटरेस्ट पेमेंट्स। मतलब वही बात जो मैं पहले कह रहा था कि मतलब सरकार को कितना पैसा बोरो करना पड़ा अपने खर्चे मीट करने के लिए, बट इंटरेस्ट पेमेंट्स के अलावा, मतलब सारे खर्चों में से अगर इंटरेस्ट पेमेंट्स हटा दें तो कितने एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हैं जिसके लिए सरकार को बोरो करना पड़ा। ये होता है प्राइमरी डेफिसिट। ये थे तीनों डेफिसिट्स जो हमने डिस्कस कर लिए। अगला कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज बेसिकली क्या होता है? इट रेफर्स टू ऑल अदर करेंसीज अपार्ट फ्रॉम द डोमेस्टिक करेंसी, मतलब इंडिया के केस में रुपीस के अलावा जितनी भी दुनिया में करेंसीज हैं, यूएस डॉलर या येन हो, कोई भी करेंसी हो, इंडियन रुपीस के अलावा वो इंडिया के लिए फॉरेन एक्सचेंज है। अब जिस रेट पे करेंसीज एक्सचेंज होती हैं उसे कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। लेट्स से करंट जो फॉरेन एक्सचेंज रेट चल रहा है वो मार्केट में है दैट $1 इज इक्वल टू ₹50। लेट्स से फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज होके हो जाता है दैट $1 इज इक्वल टू ₹55। अब सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं करेंसी अप्रिसिएशन और करेंसी डिप्रिसिएशन का। कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखो, हमारे प्रेजेंट एग्जांपल में दोनों करेंसीज के लिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं डॉलर्स के लिए। जो डॉलर है, पहले $1 ₹50 खरीद सकता था, अब चेंज होने के बाद वो सेम एक ही डॉलर ₹55 खरीद सकता है, यानी कि डॉलर की खरीदने की क्षमता, डॉलर की जो पावर है वो इंक्रीज हो रही है, डॉलर पावरफुल हो रहा है। डॉलर सेम ही डॉलर पहले ₹50 खरीद रहा था और अब वो सेम ही डॉलर ₹55 खरीद सकता है। तो हमारे केस में डॉलर अप्रिशिएट हुआ है। अप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। और जो रुपीस है हमारे एग्जांपल में डिप्रिशिएट हो रहा है। हो सकता है तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आए कि भैया डिप्रिशिएट कैसे हो रहा है? रुपीस तो 50 से 55 बड़ा है, वो तो इंक्रीज हुआ है। देखो इसके पीछे लॉजिक क्या है। जब भी कोई करेंसीज को कंपेयर करना होता है ना, जिस भी करेंसी को कंपेयर कर रहे हो, पहले इंश्योर करो उसकी वैल्यूज दोनों सेम है। मतलब डॉलर को तुम कंपेयर कर सकते थे, यहां पे भी $1, यहां पे भी $1, बट जो रुपीस है वो यहां पे 50 है, यहां पे 55 है। तो इसको ऐसे कंपेयर मत करो, पहले वैल्यूज को सेम नंबर में लाओ। मेरा कहने का क्या मतलब है? ये जो $1 ₹55 के बराबर है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ₹55 इज इक्वल टू $1। ऑल राइट, अब इस सेम स्टेटमेंट को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं दैट इफ ₹55 इज इक्वल टू $1 देन माई ₹50 वुड बी इक्वल टू 1/55 इंटू 50। सिंपल यूनिटरी मेथड लगाया है जो हम बचपन में मैथ्स में यूनिटरी मेथड सीखते हैं। तो 50 वुड बी इक्वल टू दिस अमाउंट, और ये क्या निकल के आएगा? 10/11, यानी कि 0.909, और ये क्या है? डॉलर, यानी कि ₹50 इज इक्वल टू दिस। अब कंपेयर करो, किसको कंपेयर करो? ये वाली स्टेटमेंट को और जो पहली स्टेटमेंट थी, यानी कि पहले ₹50 $1 खरीद सकता था, अब ₹50 सिर्फ
$0.909 खरीद सकता है। यानी कि रुपीस की खरीदने की ताकत, रुपीस की पावर, रुपीस की स्ट्रेंथ क्या हो गई है, गिर गई है। ये रीजन है मैं क्यों कह रहा हूं रुपीस डिप्रिशिएट हो रहा है। डिप्रिसिएशन का मतलब डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। हमारी केस में डोमेस्टिक करेंसी क्या थी, रुपीस। तो जो रुपीस है उसकी वैल्यू गिर गई है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी हमारी केस में थी डॉलर। ऑल राइट, अभी जो डिप्रिसिएशन हुई है करेंसी की, इससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्या फर्क पड़ता है वो देखते हैं। लेट्स से हम एग्जांपल लेते हैं इंडिया का और यूएस का। सबसे पहले हम कहते हैं लेट्स से इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है और यूएस इंपोर्ट, मतलब इंडिया यूएस को गुड्स भेज रहा है। लेट्स से जो यूएस है वो इंडिया से गुड्स मंगाना चाहता है ऑफ वर्थ $1। यूएस का बजट $1 का है, एग्जांपल ले रहे हैं। तो होगा क्या, इंडिया यूएस को गुड्स भेजेगा ऑफ वर्थ ₹50। क्यों? क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रेट था $1 ₹50 के बराबर है। तो $1 इंडिया से कितने गुड्स के इक्विवेलेंट होगा, ₹50 के। अब जब फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज होगा उसके बाद क्या होगा, वो सेम $1 के गुड्स जब यूएस इंडिया से खरीदेगा तो कितने गुड्स बाहर जाएंगे, ₹55 के, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज हो गया है। इससे मैंने कंक्लूजन क्या ड्रॉ करा, जो मेरा करेंसी डिप्रिसिएशन की वजह से जो गुड्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं इंडिया से वो इंक्रीज हो गए। यूएस ने सेम $1 के गुड्स मंगवाए थे इंडिया से, बट ड्यू टू चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट जो एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया से वो बढ़ गए। सो लेट मी राइट माय कंक्लूजन। जब भी रुपीस डिप्रिशिएट होता है, या हमारे एग्जांपल में रुपीस है, कोई भी करेंसी जब डिप्रिशिएट होती है तो जो उस कंट्री के एक्सपोर्ट्स हैं उनके साथ क्या होता है, जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे हमारे एग्जांपल में 50 से 55 इंक्रीज हो गए। दूसरे एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से अब हम कहते हैं अगर इंडिया इंपोर्ट करता तो इंडिया इंपोर्टर है, यूएस एक्सपोर्टर, मतलब यूएस से गुड्स इंडिया आएंगे। लेट्स से इंडिया का बजट है ₹50, मतलब इंडिया यूएस से ₹50 के गुड्स मंगाता है। पहले एक्सचेंज रेट कितना था, ₹50 $1 के बराबर, मतलब यूएस से कितने वर्थ के गुड्स इंडिया आएंगे, $1 के, क्योंकि ये एक्सचेंज रेट चल रहा था। जब एक्सचेंज रेट चेंज हुआ यानी कि रुपीस डिप्रिशिएट हुआ, उसके बाद क्या होगा, ये सेम ₹50 कितने वर्थ ऑफ गुड्स इंडिया में लाएगा, इट विल ब्रिंग गुड्स वर्थ $0.909। ऐसा क्यों, क्योंकि ₹50 की वैल्यू क्या हो गई थी अब, 0.909। ये सेम स्टेटमेंट को मैंने रीराइट करके ये कर दिया था यूनिटरी मेथड से, मतलब ₹50 की वैल्यू अब ये है। हुआ क्या, जो इंपोर्ट्स थे, जो गुड्स इंडिया में आ रहे थे उनकी वैल्यू कम हो गई। पहले यूएस से $1 के गुड्स आ रहे थे, अब सिर्फ $0.9 के। यानी कि जब भी किसी कंट्री की करेंसी डिप्रिशिएट होती है, उस कंट्री के इंपोर्ट्स के साथ क्या होता है, उस कंट्री के इंपोर्ट्स गिर जाते हैं। ऑल राइट, ये हमने एग्जांपल देखा करेंसी डिप्रिसिएशन का। अब करेंसी अप्रिसिएशन का देखते हैं। ऑल राइट, लेट्स से हम अनदर एग्जांपल लेते हैं जिसमें फॉरेन एक्सचेंज रेट पहले क्या था, $1 ₹50। लेट्स से फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज होके हो गया है $1 = ₹45। पहले डॉलर को देखो, $1 पहले ₹50 खरीद सकता था, अब $1 सिर्फ ₹45 खरीद सकता है। यानी कि डॉलर की खरीदने की क्षमता, डॉलर की पावर कम हो गई है, यानी कि डॉलर डिप्रिशिएट हुआ है। बट हम डॉलर को नहीं पढ़ रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारी करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी, यानी कि रुपीस। जब करेंसी को कंपेयर करना है, वैल्यू सेम होनी चाहिए। क्या ये सेम है 50-45? नहीं जी, अलग है। मैं कंपेयर नहीं करूंगा, मैं पहले क्या करूंगा, करेंसी को सेम में लाऊंगा। यानी कि जो करेंसी का रेट है वो क्या था, ₹45 = $1। इस सेम स्टेटमेंट को मैं कैसे लिख सकता हूं, यूनिटरी मेथड। अगर 45 1 के बराबर है तो 50 किसके बराबर होगा, इट वुड बी इक्वल टू 1/45 × 50, यूनिटरी मेथड। नाउ दिस वुड बी इक्वल टू $1.11, यानी कि ₹50 $1.11 के बराबर है। क्या स्टेटमेंट को कंपेयर करेंगे, ये वाली एंड द ओरिजिनल वन। पहले ₹50 सिर्फ $1 खरीद सकता था, अब ₹50 $1.11 खरीद सकता है। यानी कि जो रुपीस है, सेम अमाउंट ऑफ रुपीस कैन बाय मोर ऑफ द फॉरेन करेंसी, यानी कि रुपीस की खरीदने की पावर बढ़ गई है। रुपीस हमारे एग्जांपल में क्या हो गया है अब, अप्रिशिएट। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं APP, यानी कि हमारा जो एग्जांपल है उसमें रुपीस अप्रिशिएट हो गया है। हमने फिर से क्या देखना है, इंपैक्ट ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। फिर से केस लेते हैं इंडिया का, यूएस का। फिर से पहले कहते हैं इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, यूएस इंपोर्ट कर रहा है। यूएस का बजट फिर से क्या है, $1। ठीक है जी। सबसे पहले फर्स्ट एक्सचेंज रेट पे, एक्सचेंज रेट चल रहा है $1 50 रुपीस। जो यूएस है
इंडिया से $1 की गुड्स मंगा रहा है, तो इंडिया कितने गुड्स भेजेगा? 50 रुपए के। अब इसके बाद जब फॉरेन एक्सचेंज रेट ये चेंज होके ये हो गया, उसके बाद फिर से जब यूएस $1 की गुड्स मंगाएगा तो इंडिया कितने के गुड्स भेजेगा? सिर्फ 45 रुपीस के, क्योंकि अब $1 सिर्फ 45 रुपीस के बराबर है, यानी कि जो डॉलर है उसकी पावर गिर गई है। तो अब हुआ क्या, जो रुपीस है उसके अप्रिशिएट होने से जो कंट्री से एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं वो गिर गए। तो जब कोई भी करेंसी अप्रिशिएट होती है तो उस कंट्री के एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं। सिमिलरली इंपोर्ट्स के साथ भी देखते हैं, तो हम अपने एग्जांपल में अब क्या कहते हैं? उल्टा, यानी कि हम कहते हैं इंडिया इंपोर्ट कर रहा है और यूएस एक्सपोर्ट कर रहा है। तो जब लेट्स से इंडिया का बजट फिर से है 50 रुपए, इंडिया 50 रुपए की गुड्स यूएस से मंगाता है, एक्सचेंज रेट पहले वाला $1 50 रुपीज, तो यूएस से कितने वर्थ ऑफ गुड्स आएंगे? इट वुड बी इक्विवेलेंट टू $1, क्योंकि ये एक्सचेंज रेट चल रहा था। लेट्स से फिर से इंडिया 50 रुपए के गुड्स मंगाता है, बट एक्सचेंज रेट चेंज होके ये हो गया है, गुड्स वर्थ $1.11 विल कम फ्रॉम यूएस। क्यों? क्योंकि अब 50 रुपए की वैल्यू क्या हो गई है? $1.11। सेम 50 रुपए पहले $1 के गुड्स मंगवा रहा था, अब $1.11 के। मतलब रुपीस के अप्रिशिएट होने की वजह से कंट्री के जो इंपोर्ट्स हैं उन पे क्या इंपैक्ट पड़ा? इंपोर्ट स्टार्टेड इंक्रीजिंग। ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ रुपीस अप्रिसिएशन एंड डिप्रिसिएशन, और उनके एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स पे क्या फर्क पड़ता है। अगला जो कॉन्सेप्ट हमें समझना है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का, बीओपी अकाउंट का। देखो होता क्या है, ये 5 टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस लिखी गई हैं जिन्हें हम कहते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ये 5 टाइप ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है जो टेक प्लेस करती हैं किसी भी दो कंट्रीज के बीच में। मतलब इंडिया के रेजिडेंट्स और यूएस के रेजिडेंट्स के बीच में जो भी फॉरेन ट्रेड की ट्रांजैक्शन होती है, कोई भी टाइप की ट्रांजैक्शन हो, वो इन्हीं 5 में से किसी कैटेगरी के अंडर लाई करती है। ऑल राइट, तो ये जो पांचों की पांचों टाइप ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है ये बहुत ही जरूरी है। तो सारी जो कंट्री की गवर्नमेंट्स है उन्होंने ये डिसाइड करा कि ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं फॉरेन ट्रेड की बिटवीन एनी टू कंट्रीज, इनका एक प्रॉपर रिकॉर्ड बनाना बहुत जरूरी है। मतलब इनको एक प्रॉपर टेबल में रिकॉर्ड करना चाहिए, और उस टेबल या उस रिकॉर्ड को क्या नाम दे दिया गया? बीओपी अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट। यानी कि डेफिनेशन क्या हुई? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, बिल्कुल सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, प्रॉपर टेबल में मेंटेन होता है, ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ये 5 टाइप ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ही हैं बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, एक साल के लिए बनाया जाता है। ऑल राइट, ये हो गया हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बट ओवर द टाइम इकोनॉमिस्ट ने रियलाइज करा कि जो बीओपी अकाउंट है इसको और इंप्रूव करा जा सकता है। मतलब इसको और अच्छा बनाया जा सकता है और प्रेजेंटेबल बनाया जा सकता है, जो इसको एनालाइज करने में मदद करेगा। तो उन्होंने क्या कहा, जो बीओपी अकाउंट के अंदर जितने भी आइटम है उनको 2 अलग अलग साइड पे रिकॉर्ड करो। मतलब बीओपी अकाउंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। एक साइड रिकॉर्ड करो सारे इनफ्लोज और उन आइटम्स को नाम दे दो क्रेडिट आइटम, और एक साइड रिकॉर्ड करो सारे आउटफ्लोज और उसको नाम दे दो डेबिट आइटम्स। मेरा मतलब क्या है? लेट्स से विजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम्स क्या होते हैं? फिजिकल गुड्स का ट्रेड। अभी जो फिजिकल गुड्स का ट्रेड है ये दोनों टाइप का होता है। मतलब ये एक्सपोर्ट भी होता है, इंपोर्ट भी होता है। जब भी गुड्स एक्सपोर्ट होंगे, लेट्स से इंडिया कर रहा है, इंडिया किसी दूसरी कंट्री को गुड्स एक्सपोर्ट करेगा, गुड्स बाहर भेजेगा, बदले में उससे क्या मिलेगा? पैसा। तो पैसे का इनफ्लो हुआ। यहां पे ये बात याद रखना, मैं इनफ्लो किसकी बात कर रहा हूं? इनफ्लो आउटफ्लो, यहां पे पैसे की बात हो रही है। तो जब गुड्स एक्सपोर्ट हुए, पैसे कंट्री के अंदर आया। जब गुड्स इंपोर्ट हुए, मतलब इंडिया ने बाहर से गुड्स मंगवाए, तो वो पैसे की पेमेंट करेगा, पैसे बाहर जाएंगे, पैसे का आउटफ्लो होगा, इसलिए रिकॉर्ड हुआ डेबिट साइड पे। सिमिलरली सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को 2 अलग अलग साइड, यानी कि क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, इनफ्लो आउटफ्लो के हिसाब से डिवाइड कर दिया गया। ऑल राइट, ये आ गई हमारी सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो हमने बीओपी अकाउंट में डिवाइड कर दी। बट ओवर द टाइम इकोनॉमिस्ट ने रियलाइज करा कि अभी भी इस अकाउंट को और इंप्रूव करा जा सकता है। वो कैसे? उन्होंने कहा जितनी भी ट्रांजैक्शन है इन सबको हम 2 सेपरेट अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। मतलब एक पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करो अंडर करंट अकाउंट
और एक पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करो अंडर कैपिटल अकाउंट। अब करंट अकाउंट के अंदर वो सारी ट्रांजैक्शंस आती हैं which do not affect the assets and the liabilities of the country or the residents of that country। मतलब ऐसी सारी ट्रांजैक्शन जो असेट और लाइबिलिटीज को अफेक्ट ना करे। तो कैसी ट्रांजैक्शन? इट इंक्लूड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर रिसीट, यूनिलैटरल ट्रांसफर पेमेंट्स। ये जितनी भी ट्रांजैक्शन है इनके होने से कंट्री की एसेट लाइबिलिटी कम ज्यादा नहीं होती। और कैपिटल अकाउंट में कैसी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो? ऐसी ट्रांजैक्शन जिनकी वजह से कंट्री या उस कंट्री के रेजिडेंट्स की एसेट लाइबिलिटी कम ज्यादा हो। तो सारी कैपिटल रिसीट, कैपिटल पेमेंट कैपिटल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड होंगी। अब अगर तुम सोच रहे हो ये ब्लैंक कॉलम किस लिए है, यहां पे रिकॉर्ड होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। वो क्या है अभी मैं समझाऊंगा। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले करंट अकाउंट को अलग समझते हैं और फिर कैपिटल अकाउंट को समझेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले देखते हैं हम करंट अकाउंट। ये हमारा करंट अकाउंट है, सेम है, बस मैंने इसमें अमाउंट के कॉलम ऐड कर दिए। लेट्स से हम अमाउंट्स के एग्जांपल लेके समझ के चलते हैं। सबसे पहले गुड्स एक्सपोर्टेड। लेट्स से हमारे केस में हम लेते हैं इंडिया ने 100 रुपीज के गुड्स एक्सपोर्ट करे, मतलब 100 रुपए के गुड्स बाहर भेजे, बदले में उसके पास 100 रुपए आगे, मनी का इनफ्लो हुआ, फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो हुआ। लेट्स से गुड्स इंपोर्टेड, यानी कि वो हम लेट्स से कह लेते हैं 10 रुपीज के, मतलब बाहर से 10 रुपए के गुड मंगवाए और 10 रुपए हमने बाहर भेजे, पैसे का आउटफ्लो, हेंस रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। अब होता क्या है, देखो जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसके अंदर बहुत सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं, बट ये जितनी भी ट्रांजैक्शन है उसमें से ये जो गुड्स का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की ट्रांजैक्शन है ये सबसे भारी वेटेज रखती है। मतलब अ मेजर चंक ऑफ द फॉरेन ट्रेड इज इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, फिजिकल गुड्स। यही रीजन है कि इन गुड्स एक्सपोर्टेड और इंपोर्टेड के डिफरेंस को मेजर करने के लिए एक अलग टूल निकाला गया जिसको नाम दिया गया बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या देखता है? ये बैलेंस देखता है बिटवीन ट्रेड बैलेंसेस ऑफ ओनली फिजिकल गुड्स, यानी कि जो भी विजिबल ट्रेड हुआ है उसका डिफरेंस क्या है। ये निकलता कैसे है? बहुत सिंपल, इसको हम निकालते हैं गुड्स एक्सपोर्टेड, ये हमारे एग्जांपल में था 100, सब्ट्रैक्टेड माइनस द गुड्स इंपोर्टेड जो हमारे केस में था 10, यानी कि 100 माइनस 10 गिव्स मी 90। यानी कि इंडिया का बैलेंस ऑफ ट्रेड इस एग्जांपल में है 90। इंडिया का बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव है, मतलब इंडिया ने ज्यादा गुड्स एक्सपोर्ट करे इन कंपैरिजन टू द इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से 90 रुपीज से ज्यादा थे, ये मतलब होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड का। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। लेट्स से इंडिया ने सर्विस जो एक्सपोर्ट करी वो थी ऑफ रुपीज 200। सिमिलरली कुछ सर्विसेज इंपोर्ट भी करी होंगी, बाहर से सर्विसेज ली तो उन सर्विसेज के बदले पैसा देना पड़ेगा, आउटफ्लो होगा। लेट्स से वो है रुपीज 20 का। अब ये सर्विसेज जनरली 3 काइंड की होती हैं। इट कुड बी शिपिंग, इट कुड बी बैंकिंग, इट कुड बी इंश्योरेंस। ये 3 मेन टाइप ऑफ सर्विसेज होती हैं, इनके अलावा भी होती हैं बट मेन 3 ये टाइप की होती हैं। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव्ड बाय रेजिडेंट्स। देखो इन्वेस्टमेंट इनकम मेन 3 टाइप की होती है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। मतलब लेट्स से कोई इंडियन है, उसकी कहीं बाहर प्रॉपर्टी है, लेट्स से किसी इंडियन की यूएस में प्रॉपर्टी है, वो उस प्रॉपर्टी को रेंट पे देता है, तो जो उसकी रेंटल इनकम है जो वो यूएस के बंदे से रिसीव करेगा वो कहां पे रिकॉर्ड होगी? ऑन द क्रेडिट साइड एज इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव्ड बाय रेजिडेंट्स। लेट्स से हमारे एग्जांपल में है वो रुपीज 300। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट इनकम, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट हमने कुछ नॉन रेजिडेंट्स को भी दिया होगा, मतलब इंडिया से कुछ बाहर भी गया होगा। लेट्स से वो हमारे एग्जांपल में था रुपीज 30। फाइनली यूनिलैटरल ट्रांसफर रिसीट, यानी कि एक तरफा ट्रांजैक्शन, यूनिलैटरल ट्रांसफर। लेट्स से कोई बंदा है जो यूएस में रहता है बट उसकी फैमिली इंडिया में रहती है, तो वो क्या करता है, हर साल जितनी भी इनकम कमाता है उसका कुछ पार्ट वो इंडिया में अपनी फैमिली को भेज देता है। तो ये इंडिया के लिए क्या हुआ? यूनिलैटरल ट्रांसफर रिसीट, और वो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगा क्योंकि पैसे का इनफ्लो हो रहा है। लेट्स से हम उसके इस पर्टिकुलर एग्जांपल में अमाउंट लेते हैं रुपीज 400। और सिमिलरली यूनाइटेड ट्रांसफर पेमेंट भी होती है, मतलब कुछ इंडिया में भी लोग होंगे जो पेमेंट्स बाहर कर रहे हैं यूनिलैटरल ट्रांसफर की, तो लेट्स से उसका अमाउंट था रुपीज 40। ओके, तो हमने करंट अकाउंट के सारे अमाउंट्स रिकॉर्ड कर लिए। इसके बाद क्या होता है? टोटल, यानी कि 100 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 400, यानी कि करंट अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल था 1000 और डेबिट साइड का वाज 100। 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40। अब हमारे एग्जांपल में हुआ क्या है? जो करंट अकाउंट का इनफ्लोज है, यानी कि क्रेडिट साइड है, इट इज ग्रेटर देन द आउटफ्लोज, यानी कि डेबिट साइड से बड़ा है। जो हमारा 1000 है वो बड़ा है 100 के कंपैरिजन में।
अब जब भी करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड डेबिट साइड से बड़ा होता है उसको हम कहते हैं करंट अकाउंट सरप्लस, यानी कि हमारे करंट अकाउंट में देयर इज अ सरप्लस, पैसा ज्यादा आया है और जो बाहर गया है वो कम है उसकी कंपैरिजन में। कितना सरप्लस है? 1000 माइनस 100, यानी कि रुपीज 900 का सरप्लस है। इसका उल्टा क्या होता? डेफिसिट। मतलब अगर ये जो आउटफ्लोज हैं ये ज्यादा होते इन कंपैरिजन टू द इनफ्लोज, यानी कि डेबिट साइड अगर बड़ा होता क्रेडिट साइड से तो हमारे करंट अकाउंट में आता करंट अकाउंट डेफिसिट। ऑलराइट, अब हमारे एग्जांपल में क्या आया है? सरप्लस। अब आगे क्या होगा? यानी कि जो हमारी कंट्री के पास ये सरप्लस एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, एक्स्ट्रा फॉरेन एक्सचेंज पड़ा है, वो उसका क्या कर सकता है वो हमें पता चलेगा कैपिटल अकाउंट के थ्रू। अब हमने पढ़ा था कि जो कैपिटल अकाउंट है उसमें सारे कैपिटल रिसीट, कैपिटल पेमेंट्स रिकॉर्ड होते हैं, मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन जो असेट लाइबिलिटीज के अफेक्ट करें। तो आ जाओ देखते हैं उसके एग्जाम्पल क्या है। सबसे पहले इंडिया इस सरप्लस 900 रुपए का क्या कर सकता है? इंडिया उसको लेंड कर सकता है अब्रॉड को, मतलब कोई भी फॉरेन कंट्री को वो अमाउंट लेंड कर सकता है क्योंकि उसके पास सरप्लस एक्स्ट्रा कैश पड़ा है, एक्स्ट्रा फॉरेन एक्सचेंज पड़ा है। लेट्स से हम अपने एग्जांपल में कहते हैं दैट लेंडिंग टू अब्रॉड जो इंडिया ने करी वाज रुपीज 500। ऑलराइट, इंडिया अब इस 900 का और क्या क्या कर सकता है? इट कुड यूज इट एज इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड, मतलब इस एक्स्ट्रा फॉरेन एक्सचेंज से इंडिया बाहर इन्वेस्टमेंट कर सकता है दूसरी कंट्रीज में। लेट्स से हमारे एग्जांपल में था वो अमाउंट है रुपीज 300। अब हमने देखा इस 900 से लेंडिंग भी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा, भैया क्या इस 900 रुपए को यूज करना जरूरी है? क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि इंडिया इस 900 रुपए का कुछ पार्ट अपने पास बचा के रख ले फ्यूचर यूज के लिए? बिल्कुल हो सकता है और होता भी है। हर कंट्री अपने फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स मेंटेन करके रखती है। किसके पास? आरबीआई के पास। तो हमारे एग्जांपल में इस 900 में से 500 की इंडिया ने लेंडिंग करी, 300 की इन्वेस्टमेंट, बचे हुए 100 का इंडिया क्या कर सकता है? इट कुड ट्रांसफर टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स विच वुड इंक्रीज द फॉरेक्स रिजर्व्स ऑफ इंडिया। हमारे एग्जांपल में अमाउंट था 100। अब तुम्हारे दिमाग में हो सकता है क्वेश्चन है कि भैया आपने फॉरेन एक्सचेंज के इंक्रीज को डेबिट साइड पे क्यों रिकॉर्ड करा? ये जो 100 का अमाउंट था ये तो कंट्री से बाहर गया ही नहीं, ये अमाउंट तो आरबीआई ने अपने पास कंट्री में ही संभाल के रख लिया, तो आपने इसको आउटफ्लो क्यों दिखाया? देखो ये जो इनफ्लो आउटफ्लो है ना, ये किसके पर्सपेक्टिव से देखा जाता है? बीओपी अकाउंट के पर्सपेक्टिव से। जब मैंने कहा ये 100 रुपीज आरबीआई के पास चला गया और फॉरेक्स रिजर्व्स में ऐड हो गया, तो वो कैसे हुआ? बीओपी अकाउंट से निकल के, यानी कि ये 100 का सरप्लस एक्स्ट्रा मनी पहले बीओपी अकाउंट से निकला, बीओपी से आउटफ्लो हुआ, फिर जाके आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व्स में ऐड हुआ। ये आउटफ्लो है फ्रॉम द बीओपी अकाउंट, इसलिए डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हुआ। अब तुम्हारे दिमाग में हो सकता है क्वेश्चन है कि अगर यहां पे सरप्लस की जगह डेफिसिट होता तो क्या होता? आ जाओ देख लेते हैं उस एग्जांपल को भी। ओके, अब मैंने जो सारे के सारे अमाउंट्स हैं बिल्कुल उल्टे कर दिए हैं, यानी कि हमारे अब करंट अकाउंट में देयर इज अ डेफिसिट ऑफ 900, यानी कि जो हमारा करंट अकाउंट है उसमें 900 रुपए की कमी है, डेफिसिट है। कंट्री ने आउटफ्लो ज्यादा करे हैं, पैसा बाहर ज्यादा गया है और इनफ्लो कम हुआ है। तो ये जो कंट्रीज डेफिसिट है इस 900 को कैसे कवर करेगी वो देखते हैं। इंडिया क्या कर सकती है? इस डेफिसिट को कवर करने के लिए वो बाहर से बोरोइंग कर सकती है, मतलब किसी फॉरेन कंट्री से अमाउंट लोन पे ले सकती है। लेट्स से इंडिया ने इस 900 में से 500 का तो लोन ले लिया। ऑलराइट, इंडिया और क्या कर सकती है? इट कुड इनवाइट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि किसी फॉरेन कंट्री को कह सकती है कि जब इंडिया में इन्वेस्टमेंट करो, अगर वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बाहर से पैसा आएगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा। तो यानी कि हम अपने डेफिसिट को कवर कर सकते हैं। लेट्स से हमारे एग्जांपल में वो है रुपीज 300। तुम्हारे दिमाग में फिर से क्वेश्चन आएगा, भैया क्या इंडिया अपने खुद के जो उसके पास रिजर्व्स की सेविंग है, मतलब उसने जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स बना रखे हैं उसको यूज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। इंडिया के पास, आरबीआई के पास फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व पड़ा है, वो उस रिजर्व में से कुछ अमाउंट निकाल के बीओपी में ऐड कर सकता है, यानी कि इट वुड लीड टू अ डिक्रीज इन फॉरेक्स रिजर्व। मतलब फॉरेक्स रिजर्व जो आरबीआई के पास है उसमें से पैसा निकला और हमने बीओपी में ऐड कर दिया। कितना अमाउंट? 100 रुपीज। फिर से ये इनफ्लो इसलिए है क्योंकि अमाउंट आरबीआई के पास से निकल के बीओपी में ऐड हो गया, बीओपी में पैसा आया, इनफ्लो हुआ, इसलिए ये क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हुआ।
डिक्रीज इन फॉरेक्स रिजर्व। तो यानी कि इंडिया ने जो अपना डेफिसिट था वो सारा का सारा 900 का कवर कर लिया थ्रू बोरोइंग्स, इन्वेस्टमेंट एंड यूजिंग इज फॉरेक्स रिजर्व्स। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद कैपिटल अकाउंट का टोटल होता है, जो हमारे एग्जांपल में क्या है 500 प्लस 300 प्लस 100 गिव्स मी अ टोटल ऑफ 900। और जो डेबिट साइड है उसका टोटल क्या है हमारे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में अभी के लिए 0। तो अब अगर तुम ध्यान से देखो, जो कैपिटल अकाउंट है उसका जो क्रेडिट आइटम है, इनफ्लो है, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द आउटफ्लो। इसको कहते हैं कैपिटल अकाउंट सरप्लस। अगर उल्टा होता तो क्या होता, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट। अब अगर तुम ध्यान से देखो, जो कैपिटल अकाउंट का सरप्लस है इट इज इक्वल टू द डेफिसिट ऑफ द करंट अकाउंट। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये हमेशा ऐसा होगा। और डेफिसिट इन द करंट अकाउंट मस्ट ऑलवेज बी सेटल्ड बाय अ सरप्लस इन द कैपिटल अकाउंट। और उल्टा भी ट्रू होगा, जब तुमने देखा यहां पे सरप्लस था करंट अकाउंट में, जब सरप्लस था तो कैपिटल अकाउंट में डेफिसिट था सेम ही अमाउंट का। ये हमेशा ट्रू होता है। उसके पीछे सारी लॉजिकल रीजनिंग मैंने समझा दी। अब इसके बाद क्या होता है, फाइनली जो टोटल बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसके टोटल्स निकाले जाते हैं। यानी कि जो ए है, बी है, ए है, बी है, उसका सम करा जाता है। टोटल रिसीट्स ए प्लस बी एंड टोटल पेमेंट्स। हमारे एग्जांपल में टोटल रिसीट्स क्या थी 100, ये ए प्लस बी यानी कि 1000 रुपीज। और टोटल पेमेंट्स क्या थी, ये अमाउंट 1000 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 1000। फिर से देखो, जो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड है, वो एकदम इक्वल है 1000। यानी कि इन अकाउंटिंग सेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इज ऑलवेज अ बैलेंस्ड अकाउंट। और वो होगा भी, क्यों होगा, क्योंकि हमने ये जो ट्रांजैक्शन करी फॉरेक्स रिजर्व की, इसकी मदद से हम एक्चुअली बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को जबरदस्ती बैलेंस करवा रहे हैं। और वो हमेशा इसलिए बैलेंस होता है, ओनली इन अकाउंटिंग सेंस, इकोनॉमिक सेंस में नहीं। ऑलराइट, तो अब हमने समझ लिया जी करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो जितनी भी ट्रांजैक्शन है हमारी बीओपी अकाउंट के अंदर, उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जो ब्लू में हाईलाइटेड हैं उन्हें कहा जाता है ऑटोनॉमस आइटम्स। इसका मतलब क्या है, इट रेफर्स टू दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है which take place due to some economic motive such as profit maximization। कुछ इकोनॉमिक मोटिव के लिए, एग्जांपल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए करी जाती हैं। मेरे को पता है अभी तुम्हें मतलब समझ नहीं आया। इसका क्या मतलब है, these are independent of the state of BOP account। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेता हूं जो मैंने पहले बताया था। एक बंदा है, यूएस में रहता है, उसकी फैमिली इंडिया में रहती है। वो हर साल कुछ पैसा यूएस से इंडिया भेजता है। वो क्या है, यूनिलैटरल ट्रांसफर रिसीट, और क्रेडिट साइड पे वो रिकॉर्ड हो जाएगा। अब जब ये ट्रांजैक्शन होएगी, मतलब जब यूएस के बंदा ये ट्रांजैक्शन करेगा, उसको फर्क नहीं पड़ता कि बीओपी अकाउंट का स्टेटस क्या है, उसका घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो ट्रांजैक्शन करने से पहले ये नहीं देखेगा, ओहो पहले इंडिया का बीओपी अकाउंट देखता हूं उसमें क्या चल रहा है, सरप्लस डेफिसिट, फिर डिसाइड करूंगा मेरे को ट्रांजैक्शन करनी है या नहीं। ऐसा नहीं होता। कोई भी बीओपी अकाउंट के स्टेटस को नहीं देखता बिफोर अंडरटेकिंग दिस ट्रांजैक्शन। कुछ भी हो, बोरोइंग हो रही हो, लेंडिंग हो रही हो, इन्वेस्टमेंट हो रही हो, कोई भी ये ब्लू में हाईलाइटेड ट्रांजैक्शन है, इनको करने से पहले बीओपी अकाउंट के स्टेट को कोई भी नहीं देखता। यही रीजन है इन आइटम्स को ऑटोनॉमस कहा जाता है। ऑटोनॉमस मतलब इंडिपेंडेंट, ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, यानी कि दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ बीओपी। इन आइटम्स को क्या कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड अबव द लाइन आइटम्स। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो लाइन है, रेड वाली लाइन, इसके ऊपर जितनी भी ट्रांजैक्शन है, दीज आर ऑटोनॉमस आइटम्स अबव द लाइन, लाइन के ऊपर। फाइनली दीज टेक प्लेस बोथ ऑन द करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। कुछ ट्रांजैक्शन ऑटोनॉमस आइटम करंट अकाउंट पे होते हैं और कुछ कैपिटल अकाउंट पे होते हैं। अब जो बची हुई येलो में ट्रांजैक्शन है उन्हें कहा जाता है अकोमोडेटिंग आइटम्स। बिल्कुल ऑपोजिट होता है, मतलब कि those transactions that are undertaken to cover deficit or surplus in the autonomous transaction। मतलब autonomous transaction में surplus होगा, deficit होगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये autonomous items कैसे कैसे करने हैं। यानी कि these are undertaken to cover, cover का दूसरा वर्ड क्या है, accommodate। ये आइटम इसलिए करे जाते हैं ताकि जो ऑटोनॉमस आइटम में सरप्लस डेफिसिट है उसको हम अकोमोडेट कर सकें, उसको कवर कर सकें। यानी कि these are undertaken to maintain balance in the BOP account। BOP अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करने के लिए करे जाते हैं। हमने पहले देखा भी कैसे, जब हमारी जो करंट अकाउंट की साइड ट्रांजैक्शन है उसमें जब सरप्लस होता है, यानी कि हमारे जो अकाउंट है उसमें एक्स्ट्रा पैसा है, सरप्लस है, तो हम क्या करते हैं,
उसको सारे फॉरेक्स रिजर्व में ऐड कर देते हैं, इंक्रीज इन फॉरेक्स रिजर्व। जब डेफिसिट होता है हम फॉरेक्स रिजर्व में से पैसा निकालते हैं और बीओपी में ऐड कर देते हैं, डिक्रीज इन फॉरेक्स रिजर्व। तो ये दोनों ट्रांजैक्शन का होना ना होना किस पे डिपेंड करता है कि जो सारी ऑटोनॉमस आइटम है इनमें सरप्लस है या डेफिसिट। इन आइटम्स को और क्या कहा जाता है, बिलो द लाइन आइटम्स, क्योंकि ये इस लाइन के बिलो होते हैं। ये लाइन क्या सिग्निफाई करती है, ये लाइन के बाद सरप्लस और डेफिसिट निकाला जाता है, तो ये लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर अबव द लाइन, इसके नीचे बिलो द लाइन। फाइनली दीज टेक प्लेस ओनली ऑन द कैपिटल अकाउंट। ये सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट पे होते हैं। क्यों? क्योंकि जो अकोमोडेटिंग आइटम्स हैं इनकी वजह से एसेट्स और लाइबिलिटीज चेंज होती हैं, और जब भी एसेट लाइबिलिटी चेंज होंगी वो कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड होंगी, कैपिटल अकाउंट। ये कॉन्सेप्ट था बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का। और इसके साथ हम कंक्लूड करते हैं पूरा का पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स का रिवीजन फॉर टर्म 1। हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लिया, एक एक कॉन्सेप्ट को तसल्ली से। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको कोई किसी कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, परेशानी है, या आपको कॉन्सेप्ट कोई इन डेप्थ फिर से पढ़ना है या रिवाइज करना है, यू कैन ऑलवेज गो टू द ग्रे मैटर वेबसाइट और वहां पे जाके तसल्ली से पढ़ सकते हो। अभी के लिए दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से करना, बिल्कुल तसल्ली से एक ही क्वेश्चन को पढ़ना और बढ़िया मार्क्स लेके आना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।